हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 2 ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर हमारा पहला टॉपिक है रिलेशनल डेटा मॉडल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल हमारी क्या होते हैं? रिलेशनल डेटा मॉडल्स कुछ ऐसे मॉडल्स या फिर हमारा एक ऐसा तरीका जिसमें हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं डेटाबेस के अंदर बाय यूजिंग टेबल्स। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होता है? हमारा एक ऐसा तरीका है, इट इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डेटा। हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर अपने पूरे डेटा को मैनेज कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर बाय यूजिंग टेबल्स। टेबल्स की हेल्प से हम अपने पूरे डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज योर रिलेशनल डेटा मॉडल। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं जो कि जिनसे आप लोगों को काफ़ी फैमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूरे चैप्टर्स में ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा यूज्ड होंगी, तो यू शुड नो अबाउट देम। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक या फिर वेरी फर्स्ट टर्म इज योर रिलेशन, जिसका मतलब होता है हमारा टेबल। तो रिलेशन क्या है? हमारी एक ऐसी टेबल जिसके अंदर रोज भी है और कॉलम भी है। एग्जाम्पल, हमने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया और उस स्टूडेंट के टेबल में हमारे अंदर रोल नंबर का कॉलम है, नेम का कॉलम है, एज का कॉलम है और उन सब कॉलम के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रोज हैं। रोल नंबर के अंदर हमारे पास बहुत सारे रोल नंबर्स हैं, वैरायटीज ऑफ रोल नंबर हैं। नेम के अंदर बहुत सारी वैरायटीज ऑफ नेम है, एज के अंदर वैरायटीज ऑफ नेम है। नेक्स्ट इज योर टपल। टपल का मतलब क्या होता है? हमारी रोज। तो हर एक रो जो हमारी टेबल में होती है उसे हम बोलते हैं टपल। तो ये क्या करता है? हमारे एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमने देखा था, ये रिलेशन था। रिलेशन में हमें दिया हुआ था कि भाई एक रोल नंबर था, एक नेम था, एक एज था। तो यहाँ पर अगर हम एक रो की बात करें तो मान लो एक रो है हमारे पास जिसमें 101 रोल नंबर है, एक रिकॉर्ड था, यही वाला रिकॉर्ड था, मान लो यही वाला रिकॉर्ड था, इसके अंदर काफी सारी डिटेल्स हमारे अंदर दी हुई थी। तो हमने कोई भी एक रो उठा ली, उसे हम बोलते हैं टपल। तो उस रो में क्या था? कोई रोल नंबर था, उस रोल नंबर से एसोसिएटेड नेम था, उस नेम से एसोसिएटेड हमारी एज थी। उसके बाद आता है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं कॉलम्स। तो हर एक कॉलम जो होता है हमारे टेबल में उसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा डेटा की फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल, जो हमारा रोल नंबर था ये कॉलम था, मतलब रोल नंबर के अंदर जितनी भी टर्म्स आएंगे वो पूरा एक कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। नेम के अंदर जितनी भी एक टर्म आएंगे वो सारी की सारी हमारी एक डिफरेंट कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स थे। नेक्स्ट टर्म इज योर डोमेन। तो डोमेन क्या होता है? हमारी कुछ वैलिड वैल्यूज होती हैं। एग्जाम्पल, हमने बोल दिया एज। अगर हमारे पास कोई टेबल है उसके अंदर एक एज है, तो हमने बोला एज हमारी 1 से 100 के बीच में ही होनी चाहिए ना, तो 1 से कम होनी चाहिए और ना ही 100 से ज्यादा होनी चाहिए। इसी वैलिड मतलब एक हमने रेंज दे दिया कि इसी रेंज में होनी चाहिए। तो डोमेन का मतलब क्या है? हमारे पास एक सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज है। नेक्स्ट आता है हमारा डिग्री। तो डिग्री का मतलब क्या है? कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या फिर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे पास टेबल में, दैट इज नोन एज योर डिग्री। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ टपल्स हमारे पास एक रो में है, मतलब कितने नंबर ऑफ रोज हमारे पास आएंगे। टपल्स को हम रोज बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर एडवांटेज ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो अभी हमने देखा रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है। उसके अंदर कुछ टर्म्स थी हमारे पास, इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, या फिर आप उन्हें एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स करके भी टॉपिक डाल सकते हो। अगर आपको एग्जाम में 7 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो अपने टॉपिक को एक्सपैंड करने के लिए आप वो पूरा जितनी भी टर्म्स थी उन सबको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा एडवांटेजेस। अब इसके एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ईज़ी है, ईज़ी टू अंडरस्टूड है, डेटा की कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि हमने पूरे डेटा को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो डेटा तो हमारा कंसिस्टेंट हो ही जाएगा और एक्यूरेट भी डेटा होगा हमारा, एक्यूरेसी भी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। रिट्रीवल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर हम एसक्यूएल की कोई क्वेरी दे दें, डायरेक्टली हम एसक्यूएल की क्वेरी देके अपने डेटा को ईज़िली फेच कर सकते हैं। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। डेटा की रिडंडेंसी को भी कम करता है, उसका लोड कम कर देता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं? दैट इट हैज़ अ परफॉर्मेंस इशू विद वेरी लार्ज डेटा। मतलब अगर बड़ा डेटा हो गया तो इसके इसके पास बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की इश्यूज आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स जॉइंस हो जाते हैं, मतलब आगे हम बहुत सारे तरीके तरीके जॉइंस पढ़ेंगे। तो उस जॉइन में क्या होता है कि उन्हें जॉइन करने में अगर डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हैं, अगर हमें उन्हें जॉइन करना है तो उसमें उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन? तो रिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या है? कि रिलेशन हमारा एक ऐसा टेबल है रिलेशनल डेटा मॉडल में जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी इसमें आती है कि रिलेशन का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए। मतलब
ऐसा नाम होना चाहिए जो किसी और चीज़ में हो ही ना। ईच रिलेशन टेबल मस्ट हैव अ डिस्टिंक्ट नेम, मतलब हर एक टेबल में हर एक टेबल का नाम बिल्कुल अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अगर हमें किसी टेबल को फेच करना है तो उसके नाम से हम फेच कर लें, उसके जैसा दूसरा नाम किसी और टेबल का नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। मान लो अगर एक टेबल था स्टूडेंट, दूसरा टेबल भी स्टूडेंट है, तो वो नहीं हो सकता। या तो ऐसे होगा स्टूडेंट वन पहला टेबल, दूसरा टेबल हमारा स्टूडेंट 2, ऐसे करके होगा। मतलब एक ही नाम के 2 टेबल्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसे फेच करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है कि रिलेशन का नाम तो यूनिक होना ही चाहिए। और रिलेशन, अभी टर्म हमने पीछे पढ़ी थी, रिलेशन का मतलब क्या होता है, हमारे टेबल्स। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट हमने पढ़ा था पीछे कि एट्रीब्यूट क्या होता है, हमारा कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम जो है हम उनका भी नाम यूनिक होना चाहिए। मतलब 2 कॉलम्स का, अगर 2 कॉलम है एक टेबल के अंदर, तो उनके नाम सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होने चाहिए। सिमिलर वे में 2 रोज़ हमारी बिल्कुल सेम नहीं होनी चाहिए, थोड़ा वेरिएशन होना चाहिए। 2 रोज़ एग्ज़ैक्टली सेम नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर जो है टपल का वो उसका मैटर नहीं करता है, मतलब रोज़ किसी भी ऑर्डर में हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक फॉलो उसे एक ट्रेंड ही फॉलो करना है, उसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर ही फॉलो करना है। तो ऑर्डर जो है वो टपल में वो मैटर नहीं करता है। एट्रिब्यूट्स का ऑर्डर भी नहीं मैटर करता, मतलब रोज़ का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मतलब किसी भी तरीके से रोज़ हमारी अरेंज हो सकती है। सिमिलर वे में कॉलम्स का जो ऑर्डर है वो भी मैटर नहीं करता है, किसी भी तरीके से कॉलम्स हमारे अरेंज हो सकते हैं, किसी भी तरीके से वो अरेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एटॉमिसिटी ऑफ डेटा। एटॉमिसिटी ऑफ डेटा का मतलब क्या है? एटॉमिसिटी का मतलब समझते हैं। एटॉमिसिटी का सिंपल सिंपल मतलब होता है कि एक टेबल के अंदर अगर एक सेल है हमारा, तो उस पर्टिकुलर सेल के अंदर, मान लो हमारे पास ये टेबल्स हैं और उसके अंदर ये सेल्स हैं। तो ये एक सेल है, तो मतलब एक सेल के अंदर हमारे पास एक ही वर्ड होना चाहिए, 2 वर्ड्स नहीं होने चाहिए। मतलब 2 अलग-अलग टर्म्स हम नहीं ऐड कर सकते, वो डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स में ही होंगी, या तो अलग-अलग कॉलम्स में या फिर अलग-अलग रोज़ में। तो मतलब एक सिंगल सेल के अंदर हम 2 वैल्यूज़ को नहीं ले सकते हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू हमारी आएगी, उसे हम बोलते हैं एटॉमिसिटी ऑफ डेटा। सेम डोमेन फॉर एन एट्रीब्यूट, इसका मतलब क्या है कि सारी वैल्यूज जो हमारी एक कॉलम में है उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। मतलब जितनी भी वैल्यूज हमारी एक कॉलम में होंगी, अगर एक कॉलम में हमने एज लिख दिया है और उस एज के नीचे हम सारी वैल्यूज न्यूमेरिक लिख रहे हैं, तो हमारा डेटा टाइप क्या है, हमारा वहाँ पर इंटीजर है या फिर जो भी है, उसका डेटा टाइप हमारा बिल्कुल सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि हम यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज लिख रहे हैं और 2 वैल्यूज के बाद हमने वहाँ पर कैरेक्टर्स डाल दिए, नहीं। नल वैल्यूज अलाउड, तो यहाँ पर नल वैल्यूज अलाउड होती हैं एक्सेप्ट इन प्राइमरी की। तो प्राइमरी क्या होता है, हमारा प्राइमरी की का मतलब है जो हमारे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। तो मतलब प्राइमरी की को छोड़कर यहाँ पर नल वैल्यूज अलाउड रहती हैं, किसी भी टेबल्स या फिर रोज में नल वैल्यूज आ सकती हैं। कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में। तो वो क्या क्या ऑपरेशंस हैं, पहला ऑपरेशन हमारा इंसर्ट है। इंसर्ट का मतलब क्या है कि हम नई नई रोज को टेबल के अंदर डाल सकते हैं। डिलीट का मतलब क्या है कि हम अपनी रोज़ को रिमूव कर सकते हैं। अपडेट का मतलब क्या है कि एक वैल्यू जो है हमारी रोज़ में उसमें चेंज कर सकते हैं उस वैल्यू को। रिट्रीव का मतलब क्या है? रिट्रीव करना मतलब फेच करना। अगर हमारे पास कोई एक बड़ा-सा टेबल है और उसके अंदर से हमें डेटा निकालना है, मतलब हमने उसे कमांड दी और कमांड के हिसाब से अपनी हमने जो क्वेरी दी या एसक्यूएल कमांड दी, उस बेसिस पर उसने उस डेटा को रिट्रीव करा, उस डेटा को फेच करा, मतलब उस डेटा को सर्च आउट करके हमें पहुँचाया, दैट इज़ नोन एज़ योर रिट्रीव। नाउ नेक्स्ट इज योर इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, कौन कौन से रूल्स हम अपने डेटाबेस पे लगाते हैं जिससे हमारा जो डेटा है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट रहे, उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, रिलायबिलिटी बनी रहे। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, हमारे कुछ ऐसे रूल्स होते हैं। सो दीज आर द रूल्स अप्लाइड टू अ डेटाबेस टू इंश्योर एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा स्टोर्ड इन इट। इसके भी हमारे पास कुछ टाइप्स आते हैं। तो पहला टाइप हमारा जो आता है वो है हमारा इंटीग्रिटी डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। डोमेन इंटीग्रिटी का कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, इसका साफ सीधा मतलब ये है कि हमें एक वैलिड रेंज प्रोवाइड करता है, या फिर हमारा ये इंश्योर करता है कि जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने दे दिया कि अगर हमारा एज वाला कॉलम है, पीछे हमने पढ़ा था एक वैलिड स्टेट हमारी होती है। तो ये क्या करता है, उस वैलिड स्टेट को चेक करता है कि ये जो हमारा टेबल है वो फॉलो कर रहा है उस चीज को या फिर नहीं फॉलो कर रहा। तो यहाँ पर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं, तो रूल्स की बात हो रही है। रूल्स में हमारा जो पहला टाइप है वो है डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, मतलब कि ये देखेगा कि जो हमारा रूल है वो ब्रेक तो नहीं हो रहा। अगर हम किसी कॉलम के अंदर, अगर एज वाले कॉलम के अंदर हम अपनी वैल्यूज को डाल रहे हैं,
तो वहाँ पर अगर हमने बोला है कि 1 से 100 के बीच में ही ऐज होनी चाहिए, तो क्या वो उससे ज़्यादा एक्सीड तो नहीं कर रही है लिमिट? या फिर उससे कम माइनस में, नेगेटिव में तो कोई ऐज नहीं डाल रहा वहाँ पर। तो ये क्या करता है, हमारा इंश्योर करता है कि जो वैल्यूज़ हमारी कॉलम में डली हुई हैं, वो हमारी एक वैलिड डोमेन से हैं। उनके डेटा टाइप्स में को ध्यान में रखता है कि जो डेटा टाइप वहाँ पर मेंशन करा गया है, वही डेटा टाइप्स की, मतलब सारी वैल्यूज़ उसी सेम डेटा टाइप्स की हैं, उसका रेंज बिल्कुल वही है, फॉर्मेट वही है या फिर अलग तो नहीं है। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, इसे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहला इसका एग्ज़ाम्पल हमने लिया, एज इंट चेक, मतलब हम एज को चेक कर रहे हैं, एज बिटवीन 18 एंड 16। तो एज हमारी कितनी होनी चाहिए? 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, दूसरा हमारा कंस्ट्रेंट आता है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो ये क्या करता है हमारा, इट इंश्योर्स दैट ईच रिकॉर्ड इज यूनिकली आइडेंटिफाइड एंड प्राइमरी की इज नॉट नल। तो ये क्या देखता है हमारा कि हर एक रिकॉर्ड जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाइड हो रहा है, और जो प्राइमरी की है वो हमारी नल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है और हमने बोल दिया स्टूडेंट की आईडी जो है वो हमारी प्राइमरी की है। तो मतलब स्टूडेंट आईडी जो है, कोई भी स्टूडेंट आईडी उसमें नल नहीं हो सकती, और हर एक स्टूडेंट आईडी की हेल्प से हम बाकी इंफॉर्मेशंस को फेच कर सकते हैं। अगला इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हमारे पास आता है रेफरेंशियल। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, ये हमारी दो टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को फाइंड करता है या फिर इंश्योर करता है कि दो टेबल्स हैं तो उनके बीच में रिलेशन मेंटेन करके रखना इसका काम है। तो इट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी बिटवीन रिलेटेड टेबल्स यूजिंग फॉरेन की। तो एग्जांपल्स हम समझते हैं, फॉरेन की, कोर्स आईडी, रेफरेंसेस। तो हमने बोल दिया कि कोर्स आईडी जो है वो फॉरेन की है, तो मतलब अगर हमारे पास दो टेबल्स होंगी, तो मान लो हमारे पास एक टेबल थी कोर्स करके और दूसरी टेबल थी हमारे पास स्टूडेंट करके। तो दोनों टेबल्स में कोर्स आईडी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फॉरेन की है, इससे हमें पता चलेगा कि दोनों टेबल आपस में लिंक्ड हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट हमारे पास आता है की कंस्ट्रेंट। की कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, ये इंश्योर करता है यूनिकनेस ऑफ अ वैल्यू इन अ कॉलम, मतलब कितनी यूनिक है वो वैल्यू हमारे कॉलम में। एग्जाम्पल से समझते हैं, ईमेल वर 100 यूनिक, मतलब हमने बोल दिया कि दो यूजर्स हैं, अगर हमारे पास कोई टेबल है, उस टेबल के अंदर वेरियस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट का ही टेबल लेके चलते हैं, हमारे पास एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, जिसमें स्टूडेंट का आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट के कोर्सेज हैं, स्टूडेंट की ईमेल आईडी है। तो हमने बोल दिया कि भाई ये की कंस्ट्रेंट है, यहाँ पर हमारी जो दो स्टूडेंट्स हैं उनकी सेम ईमेल आईडी नहीं हो सकती, हर एक स्टूडेंट की अलग अलग ईमेल आईडी होगी। नॉट नल कॉन्स्टेंट, नॉट नल से ही हमें पता चल रहा है कि जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, मतलब हमारा जो कंस्ट्रेंट है, जो भी हमारी टेबल की वैल्यू है, वो नल नहीं होनी चाहिए। तो ये इंश्योर करता है कि कॉलम में कुछ ना कुछ वैल्यू तो हो, ये नल ना हो। एग्जाम्पल, नेम वेरिएबल वैर कैरेक्टर 50 नॉट नल। तो हमने बोल दिया कि नाम जो है, जो एक टेबल में नाम वाला कॉलम है, वो नल नहीं होगा, उसमें वेरिएबल हम डाल सकते हैं, 50 वेरिएबल तक के नाम हम यहाँ पर डाल सकते हैं, मतलब उसकी लिमिट है 50 वर्ड्स तक के, हमारा जो नाम है वो 50 वर्ड्स के रेंज में होना चाहिए, और वो नाम हमारा नल नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी कॉलम के अंदर जितने भी नाम है हमारे डिफरेंट डिफरेंट, कोई भी इसमें से एक ऐसा भी सेल नहीं रहना चाहिए जो बिल्कुल ही नल हो। तो नेम के नॉट बी एम्प्टी, मतलब नाम हमारा बिल्कुल नल नहीं रह सकता। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट हमारे पास आता है चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, ये इंश्योर करता है कि जो कॉलम की वैल्यू है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या फिर नहीं। चेक से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हम कुछ चीज चेक कर रहे हैं और उस बेसिस पर हम बता रहे हैं कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। एग्जाम्पल क्या है इसका, सैलरी डेसिमल 10, 10, 2, चेक सैलरी इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब हमें क्या बोल दिया कि यहाँ पर जो हमारी सैलरी है वो हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब सैलरी हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, सैलरी हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगला आता है हमारे पास डिफॉल्ट कांस्टेंट। तो डिफॉल्ट कांस्टेंट का मतलब क्या है, हम एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं अगर कोई भी वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है। तो स्टेटस var char 10 डिफॉल्ट एक्टिव। तो मतलब हमने बोल दिया कि अगर कोई स्टेटस गिवन ही नहीं है किसी भी टेबल में, मान लो कोई टेबल था, वहां पर स्टेटस एक कॉलम था वहां पर, और हमें बताना था वहां पर यूजर्स एक्टिव है या नहीं है, तो उसमें हमने बोल दिया कि अगर कोई भी स्टेटस नहीं दिया हुआ तो हम बोल देंगे कि उसका स्टेटस एक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट या फिर लास्ट कंस्ट्रेंट हम बोले तो यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, ये यूनिक से ही हमें समझ आ रहा है कि डुप्लीकेट नहीं होगा।
कुछ यूनिक वैल्यू की बात हो रही है तो मतलब सेम रिपीटिशंस नहीं होगा। तो ये क्या करता है, हमारा जितनी भी हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं उन्हें प्रिवेंट करता है, एक्सेप्ट नल, क्योंकि नल तो हमारा रिपीट हो सकता है। एग्जाम्पल फ़ोन नंबर var कैरेक्टर यूनिक, तो हमने बोल दिया कि एक टेबल है हमारे पास, उस टेबल में हमने बोल दिया कि जो फ़ोन नंबर वाला टेबल है वो यूनिक होगा, उसके जैसा कोई और टेबल नहीं होगा। मतलब 2 एक टेबल है अगर हमारे पास, उसके अंदर एक कॉलम है फ़ोन नंबर का, तो 2 फ़ोन नंबर्स बिल्कुल सेम नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो चेंज उनके अंदर होगा, सिंगल डिजिट का चेंज है, डबल डिजिट का चेंजेस है, जितने भी चेंजेस हैं, लेकिन वो 2 नंबर्स फ़ोन नंबर्स एक जैसे नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशनल अलजेब्रा। तो रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, हमारा एक प्रोसीजनल क्वेरी लैंग्वेज है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनल अलजेब्रा आएगा या फिर इसकी डेफिनेशन आएगी तो हमें मेंशन करना है कि ये क्या है, हमारी एक प्रोसीजनल क्वेरी लैंग्वेज है which is used to retrieve data from relational database, जो कि हमारे डेटा को रिट्रीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है फ्रॉम द रिलेशनल डेटाबेस। ये हमें क्या बताती है कि किस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, कैसे हम उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। सो इट टेल्स व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म। तो ये हमें बता रहा है कि कैसे हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, कैसे काम होगा हमारे टेबल में। तो रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेशंस आते हैं, तो उन बेसिक ऑपरेशंस को पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं जो एग्जांपल हम आगे कैरी ऑन करने वाले हैं, तो वो एक स्टूडेंट टेबल हम मान के चलेंगे जिसके अंदर रोल नंबर है, नेम है, एज है और डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो पहला ऑपरेशन हमारे अंदर हमारे पास आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन से ही पता चल रहा है कि भाई एक बहुत बड़ी लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट है और हमें करना है उसके अंदर से सेलेक्ट। तो सिलेक्शन का सिंबल हमारा ये होता है, ठीक है। सेलेक्ट रोज दैट सैटिस्फाई अ कंडीशन, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सिलेक्शन का मतलब क्या है, हम एक किसी चीज को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या यहाँ पर क्या करते हैं, एक रो को सेलेक्ट करते हैं जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो हमने लिखा सिग्मा एज इट इज ग्रेटर देन 20 स्टूडेंट। तो मतलब हम उन स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे जिनकी एज ग्रेटर देन 20 है। तो हमने लिखा कि भाई सेलेक्ट करो जिनकी एज जो है वो 20 से ज्यादा है, कहाँ से, स्टूडेंट वाले टेबल से। तो हमने एक टेबल बना रखा था, मतलब हमारे डेटाबेस में हमारे कंप्यूटर में एक टेबल था जिसका नाम था स्टूडेंट। तो सिलेक्शन से हमने क्या करा, वहां पर सेलेक्ट कर लिया, मतलब हमें एक एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने एक एसक्यूएल कमांड दिया और डायरेक्ट हमारे को पूरा डेटा फेच होकर आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का सिंबल हमारे पास होता है पाई। तो ये क्या करता है, हमारा कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को सेलेक्ट कर कर लाता है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया है कि हमने बोल दिया एक टेबल है स्टूडेंट, उस स्टूडेंट टेबल से आपको नाम और डिपार्टमेंट बताना है। तो वो क्या करेगा, उस पूरे टेबल को ना डिस्प्ले करने की जगह उस टेबल से सिर्फ नाम और डिपार्टमेंट को हमारे को डिस्प्ले करेगा। तो ये क्या करेगा, हमारे को सिर्फ डिस्प्ले नाम और कॉलम, तो मतलब सिर्फ नाम को डिस्प्ले करेगा और कॉलम को डिस्प्ले करेगा, इनका एक टेबल अलग से बना के हमें दिखा देगा। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास आता है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन का सिंबल एज ऑलवेज यू ही है, जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स में होता है। सो इट कंबाइंस टपल फ्रॉम टू रिलेशन, मतलब दो अलग अलग रिलेशन हैं तो उनके टपल्स को कंबाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो टेबल्स थी, एक स्टूडेंट 1 करके टेबल थी, दूसरी स्टूडेंट 2 करके टेबल थी, और हमने लगा दिया यूनियन का सिंबल। तो यहाँ क्या होगा, हमारे जो दोनों टेबल्स थे वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे और इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस का मतलब क्या है, इसका सिंबल माइनस है। सो इट रिटर्न्स टपल प्रेजेंट इन वन रिलेशन बट नॉट इन अनदर। तो ये क्या करेगा, हमारा उस ऐसे टपल्स को लेकर आएगा, मतलब हमारे उन टपल्स को फेच आउट करेगा जो एक रिलेशन में तो है लेकिन दूसरे रिलेशन में नहीं है। एग्जाम्पल स्टूडेंट 1 माइनस स्टूडेंट 2। तो हमने क्या करा, स्टूडेंट 1 में से स्टूडेंट 2 को माइनस कर दिया। तो स्टूडेंट जो स्टूडेंट 1 में है वो तो हमारे फेच होकर आ जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट 2 नहीं आएंगे। तो हमने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस 2 कर दिया, तो हमें मिला 3। मतलब 5 के अंदर 2 तो थे हमारे पास ऑलरेडी, तो वो 2 हमारे गायब हो गए और हमें बस 3 बचे। तो वही सेम चीज यहाँ पर है कि स्टूडेंट 1 से हमारे को स्टूडेंट 2 जो थे वो तो गायब हो गया। मतलब अगर हमने यहाँ पर कुछ यूनियन करा हुआ था तो उसमें से स्टूडेंट 2 वाला जो हमारा एक टेबल था उसमें से स्टूडेंट 2 वाला पोर्शन है वो हट जाएगा हमारा। तो स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट 1 वो तो हमें दिखेगा, लेकिन स्टूडेंट 2 वाला पोर्शन हमें नहीं दिखेगा क्योंकि वो माइनस हो चुका है। अगला आता है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल हमारा मल्टीप्लाई है। तो ये क्या करता है, हमारा कंबाइन करता है हर एक टपल को
हर एक ऐसे रिलेशन से जो कि दूसरे टपल में आ रहा है। तो मतलब इट कंबाइंस एवरी टपल ऑफ वन रिलेशन विद एवरी टपल ऑफ अनदर। मतलब हमारे पास 2 रोज़ हैं, हमारे पास 2 रोज़ हैं। तो ये क्या करेगा, हमारी हर एक सिंगल रो को इसकी हर एक सिंगल रोज़ के साथ, इसकी हर एक सिंगल रोज़ के साथ मैच करेगा, मतलब मल्टीप्लाई करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीनेम। रीनेम का मतलब क्या है, ये रीनेम कर देगा हमारे एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को। फॉर एग्जांपल हमने बोला रीनेम का सिंबल हमारे पास होता है पी, तो हमने बोला पी एस स्टूडेंट। तो मतलब हमारा जो टेबल था स्टूडेंट, उसे एस से रिप्लेस कर दो, उसका नाम स्टूडेंट की जगह एस कर दो। तो ये क्या करेगा, रीनेम कर देगा स्टूडेंट को एस से। तो मतलब अब स्टूडेंट का नाम स्टूडेंट नहीं रहा, उसका नाम एस हो गया है। कुछ अलग ऑपरेशंस आते हैं हमारे पास जिन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड ऑपरेशन। तो डिराइव्ड ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन हमारे पास आता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, अगर कुछ हमारे पास 2 टेबल्स हैं और उन 2 टेबल्स में कुछ कॉमन फैक्टर है, तो हमारा वो निकल कर आ जाएगा, दैट इज नोन एज योर इंटरसेक्शन। सो इट रिटर्न्स द कॉमन टपल बिटवीन 2 रिलेशंस। जो हमारा कॉमन टपल होता है 2 रिलेशंस के बीच में, वो हमारा रिटर्न करता है। सो दिस इज नोन एज योर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का यही काम है। तो अगर 2 टेबल है हमारे पास स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, तो इनमें से जो कॉमन चीज़ होगी वो निकल कर हमारे पास आ जाएगी। अगला आता है हमारे पास जॉइन। तो जॉइन क्या करता है, हमारा कंबाइन करता है रिलेटेड टपल्स को फ्रॉम 2 रिलेशंस। जॉइन करना मतलब 2 टेबल्स को जॉइन करना। नाम से ही हमें सीधा-सीधा समझ आ रहा है। तो हमारे पास 3 तरीके के जॉइन्स आते हैं। पहला जॉइन हमारे पास है थीटा जॉइन। थीटा जॉइन में क्या होता है, हमारे को एक कंडीशन दी होती है। मतलब एक टेबल है, उस टेबल में हम दूसरे टेबल को जॉइन कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन के बेसिस पे। मतलब दूसरे टेबल में हमारे पास एक एज फैक्टर था, तो हमने बोल दिया कि भाई एक कंडीशन दे दिया, एज जिसकी 18 से ज़्यादा है वही जॉइन होंगे हमारे स्टूडेंट वाले कोर्स में। नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्वी जॉइन। इक्वी से ही हमें पता चल रहा है थोड़ा-थोड़ा पोर्शन। तो मतलब स्टूडेंट वाला एक पूरा टेबल, दूसरा अगर दूसरा कोई टेबल है तो उसमें स्टूडेंट वाला जो टेबल है उसके साथ डिपार्टमेंट हमने ले लिया है। इन दोनों को मिला के हम एक नया टेबल बना रहे हैं जिसका नाम है कोर्स डॉट डिपार्टमेंट कोर्स। नेक्स्ट जॉइन हमारे पास आता है नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली हमारे 2 टेबल्स को जॉइन कर देगा। मतलब अगर हमारे पास 2 टेबल है तो उन्हें ऑटोमेटिकली जॉइन कर देगा, हमें एक्सप्लिसिटली जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीजन। तो डिवीजन का काम क्या है, इट फाइंड्स टपल रिलेटेड टू ऑल टपल्स इन अनदर रिलेशन। तो इसका मतलब क्या है, इसे एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक टेबल था जो हमने यहाँ पर बनाया, स्टूडेंट कोर्स। मतलब एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट है और कोर्स भी है, मतलब दोनों चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और हमने डिवाइड कर दिया कोर्स को। तो हमारे पास क्या होगा, जो भी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी हट जाएँगी, हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन बचेंगी। तो हमें क्या मिलेगा, जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल थे उन सारे कोर्सेज़ के अंदर हमें उन स्टूडेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास रिलेशनल कैलकुलस। तो रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, हमारा एक नॉन प्रोसीजनल क्वेरी लैंग्वेज है डीबीएमएस के अंदर, जो कि हमारे को रिजल्ट्स बताता है, जो जो चीज़ें हमें चाहिए। सो इट स्पेसिफाइज बट रिजल्ट्स इज रिक्वायर्ड, नॉट हाउ टू गेट इट। मतलब ये नहीं बताएगा क्या हमें, कैसे हम उसे फेच करेंगे, कैसे हमें वो चीज़ लेनी है। बस हमें ये चीज़ बता देता है कि ये चीज़ हमें क्या-क्या ज़रूरत है। मतलब अगर हम मार्केट जा रहे हैं, हमें कुछ सब्ज़ी वगैरह बनानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पनीर की सब्ज़ी बनानी है, तो यहाँ पर हमें क्या होगा कि हमने कोई वीडियो वगैरह तो नहीं देखी है यूट्यूब वगैरह पर अभी तक, मतलब हमने उसकी रेसिपी नहीं जानी है, लेकिन हमें सामान पता है, मम्मी ने हमें सामान बता दिया है कि क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो हमारे पास लिस्ट है कि क्या-क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, मतलब क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी अपने रिज़ल्ट को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन हमें ये नहीं पता होता वो चीज़ बनेगी कैसे। सो इट स्पेसिफाइज व्हाट रिजल्ट इज़ रिक्वायर्ड, नॉट हाउ टू गेट इट। तो अब इसके अंदर टाइप्स क्या आते हैं, पहला टाइप हमारे पास आता है टपल रिलेशनल कैलकुलस। मतलब रिलेशनल कैलकुलस के अंदर फर्दर टाइप्स हैं। तो पहला टाइप हमारे पास आता है टपल रिलेशनल कैलकुलस। टपल रिलेशनल कैलकुलस हमारा कब यूज़ होता है, इट यूजेस टपल वेरिएबल्स। तो ये हमारा क्या करता है, टपल वेरिएबल्स को यूज़ करता है। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है हमारी, टीपीटी। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पर जो टी है उसका मतलब है हमारा टपल का वेरिएबल, और पीटी का मतलब है हमारा कोई कंडीशन हमने दे दी है। तो देखो, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड नेम ऑफ अ स्टूडेंट हुज एज इज ग्रेटर देन 20। मतलब हमें ऐसे स्टूडेंट्स को फेच आउट करना है जिनकी एज 20 से ज्यादा है। तो हमने क्या लिखा,
हम इसकी हेल्प से वेरिएबल्स को फाइंड कर रहे हैं, टपल रिलेशनल कैलकुलस की हेल्प से हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसकी जनरल फॉर्म हमने देखी। तो हम क्या करेंगे, पहले टपल का वेरिएबल लिखेंगे, मतलब हमें नाम चाहिए, तो टी डॉट नेम, हमें नाम चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, कंडीशन लिखनी है, पी ऑफ टी का मतलब क्या है, कंडीशन, हमें लिखनी है कंडीशन। तो हमने बोल दिया स्टूडेंट वाला जो टेबल है, तो स्टूडेंट टी, इसमें से हमें फेच आउट करना है, इसमें से हमें निकालना है एज जिनकी ज़्यादा है 20 से। तो हमें मिल जाएगा हमारा जिन जिन हमारे उन स्टूडेंट्स के नाम आ जाएँगे जिनकी एज 20 से ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। डोमेन रिलेशनल कैलकुलस का मतलब क्या है? ये हमारा यूज़ करता है डोमेन वैल्यूज़ को। तो इसकी जनरल फॉर्म बिल्कुल उसी की तरह है जैसे होती है, बस इतना डिफरेंस आ जाता है कि वहाँ पर हम एक सिंगल टर्म लेते हैं जो हमें चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कंडीशन चेक करने के लिए हमें सिर्फ़ नाम चाहिए था। तो मतलब हमने देखा एज चाहिए थी, हमने देखा कि उन स्टूडेंट्स का एज और नाम हमें पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हमें पता है तो हम बिल्कुल फेच आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी कॉलम्स हैं, मतलब जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ है, कॉलम्स हैं, जितने भी हमारे पास एट्रिब्यूट्स हैं, हमें सब मालूम होने चाहिए। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। फाइंड नेम्स ऑफ अ स्टूडेंट हुज़ एज इज़ ग्रेटर देन 20, मतलब बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सेम हमने यहाँ पर अपना एग्ज़ाम्पल लिया है, बस यहाँ पर हम डोमेन रिलेशनल कैलकुलस की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो हमने बोल दिया कि भाई हमें चाहिए नाम, जिनकी एज 20 से ज़्यादा है वो वाले नाम चाहिए। किस टेबल से चाहिए? स्टूडेंट वाले टेबल से चाहिए। तो स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं? रोल नंबर है, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है। तो हमने बोल दिया कि हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, मतलब हमें रोल नंबर नहीं चाहिए, एज नहीं चाहिए, डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ नाम चाहिए। ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज़ें हमने यहाँ पर इसलिए मेंशन करी है ताकि हम एक-दूसरे के बारे में रिलेशनशिप जान पाएँ और स्टूडेंट वाली टेबल से नेम को इज़िली फेच कर पाएँ। तो ये इतना सा ही डिफरेंस है हमारा यहाँ पर टपल और डोमेन रिलेशन में। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? अब इसके एडवांटेजेस क्या-क्या होते हैं कि बहुत ईज़ी टू लर्न और यूज़ होती है, क्योंकि ईज़िली हमें यहाँ पर सिर्फ़ रिज़ल्ट्स पता होने चाहिए। हम सिर्फ़ डायरेक्ट रिज़ल्ट्स बता सकते हैं। बहुत ईज़िली फेच आउट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। एक स्टैंडर्डाइज़्ड लैंग्वेज है हमारी। परफ़ॉर्मेंस इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सिक्योरिटी है डेटा के अंदर, डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। नाउ व्हाट आर एसक्यूएल डेटा टाइप्स? अब एसक्यूएल के डेटा टाइप्स क्या होते हैं? एसक्यूएल के डेटा टाइप्स हमारे कुछ ऐसे स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ डेटा हैं जो कि हमारे कॉलम में स्टोर्ड होते हैं। तो पहला डेटा टाइप हमारा आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप से हमें पता चल गया, न्यूमेरिक जहाँ पर वर्ड आया मतलब नंबर्स की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, तो पहला डेटा टाइप हमारे पास आता है इंट। तो न्यूमेरिक के अंदर भी हमारे पास होते हैं, पहला होता है हमारे पास इंट। इंट का मतलब क्या है कि हम जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिखेंगे वो इंटीजर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्मॉल इंट, मतलब यहाँ पर हम बड़ा इंटीजर नहीं डाल सकते हैं, छोटा ही इंटीजर होगा, उसकी कुछ छोटी-सी रेंज होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास बिग इंट। बिग इंट का मतलब है हम अब कितना भी अपना लंबा-चौड़ा इंटीजर यहाँ पर डाल सकते हैं, जितनी भी लंबी-चौड़ी हमें वैल्यू डालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल योर 089567846, मतलब जितनी भी बड़ी हमें वैल्यू डालनी है, डैश 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 करके हम बड़ा कितना भी बड़ा इंटीजर यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या है, एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे अपनी जो हमारी वैल्यू होती है एग्जैक्ट। फॉर एग्जांपल 10.2 हमें बोलना है। तो हमने बोल दिया कि भाई यहाँ पर तो 10 होगा, लेकिन जो दूसरा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, एस हमारा रिप्रेजेंट करता है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, पी हमारा रिप्रेजेंट करता है पॉइंट से पहले वाली वैल्यू। तो इससे हमें पता चलेगा कि कितनी वैल्यूज़ हम यहाँ पर दे सकते हैं पॉइंट के बाद। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लोट। फ्लोट क्या करेगा, अप्रॉक्सिमेट डेसिमल वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास डबल। डबल क्या करेगा, हमारी डबल वैल्यूज़ को प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर लिया एज इंट सैलरी डेसिमल 10, 2, तो मतलब हमारी जो सैलरी है वो डेसिमल में होगी, मतलब कुछ रुपीज़ में हमारे पास वैल्यू आएगी और उसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट तक हमारे पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? कैरेक्टर्स या फिर हम उन्हें स्ट्रिंग्स भी बोल देते हैं। कैरेक्टर्स या फिर स्ट्रिंग का मतलब है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स की, अल्फ़ाबेट्स की बात हो रही है। तो इसके अंदर हमारे पास आता है कैर। अगर हम कैर का यूज़ कर रहे हैं मतलब हम एक फिक्स्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। वार कैर का यूज़ कर रहे हैं तो मतलब वेरिएबल लेंथ है हमारी स्ट्रिंग की, मतलब अलग-अलग लेंथ हो सकती है हमारी स्ट्रिंग की, कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है। टेक्स्ट की बात हो रही है तो मतलब एक लंबा-चौड़ा अच्छा-खासा टेक्स्ट है। हम यहाँ पर बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने वाले हैं। प्रॉपर एक हमारे पास टेक्स्ट है। एग्ज़ाम्पल हमने अगर इसका लिया तो
हमने यहाँ पर लिया नेम वेर कैरेक्टर 50, तो मतलब जो हमारा नाम है वो 50 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आया जेंडर कैर 1, तो मतलब जेंडर हमारा या तो एम होगा या फिर एफ होगा। ठीक है। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास आता है डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम में डेट क्या करता है, हमारा डेट को स्टोर करता है, टाइम हमारा टाइम को स्टोर करता है। डेट टाइम का मतलब क्या है, हमारे दोनों चीज़ों को मेंशन करेगा, डेट को भी और टाइम को भी। टाइम स्टैम्प का मतलब है कि हमारा डेट और टाइम तो मेंशन होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ-साथ टाइम ज़ोन भी मेंशन होगी। एग्ज़ाम्पल डीओबी डेट क्रिएटेड डैश एट टाइम स्टैम्प, मतलब हमने एक डेट ऑफ बर्थ वाली बनाई, एक चीज़ बनाई, हमने एक टेबल बनाया जिसका नाम था डेट। हमने बोला कि भाई उसके अंदर हमें डीओबी चाहिए, तो हमने यहाँ पर उसे क्रिएट कर दिया विद द टाइम स्टैम्प, मतलब अब हमारी डेट भी मेंशन होगी, टाइम भी मेंशन होगा टाइम ज़ोन के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप का मतलब क्या है, ये हमारी या तो ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो इसका एग्जाम्पल लिया इज एक्टिव, हमने बोल दिया कि ये जो डेटा टाइप है इसका डेटा टाइप है बुलियन। तो हमें पता चलेगा जो स्टेटस है वो एक्टिव है या फिर नहीं है। अगर एक्टिव होगा तो हमें पता चल जाएगा, हमें रिटर्न होगा। बुलियन हमने डाला है तो हमें ट्रू रिटर्न होगा, अगर एक्टिव नहीं होगा तो हमें फॉल्स रिटर्न होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाइनरी डेटा टाइप्स। तो बाइनरी डेटा टाइप के अंदर हम क्या-क्या यूज़ करते हैं, हम पहली चीज़ यूज़ करते हैं बाइनरी। बाइनरी हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर फिक्स्ड बाइनरी डेटा, कुछ फिक्स बाइनरी डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं बाइनरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास वार बाइनरी। वार बाइनरी हम किस लिए यूज़ करते हैं, वेरिएबल बाइनरीज़ के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लॉब। ब्लॉब हम किस लिए यूज़ करते हैं, लार्ज बाइनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए। मतलब अगर हमारे पास बहुत ही सारे बाइनरी ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम ब्लॉब का यूज़ करेंगे। एग्जांपल फोटो ब्लॉब। नाउ लिटरल्स इन एसक्यूएल। लिटरल्स क्या होते हैं, हमारे कुछ फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जो कि डायरेक्टली एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में लिखी जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं लिटरल्स। सो दीज आर द वेरिएबल्स और कॉलम नेम्स, दे आर वेरिएबल्स और कॉलम नेम, द वैल्यूज डज नॉट चेंज ड्यूरिंग क्वेरी एग्जीक्यूशन। तो इसका पहला टाइप हमारे पास आता है न्यूमेरिक लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल का मतलब क्या है, न्यूमेरिक से हमें पता चल रहा है कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, डेसिमल हो सकते हैं। तो एग्जांपल हमने दिया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है इसे हम बोलते हैं ऑल। तो हमने बोल दिया, एक कमांड दी कि सारे उन एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करो जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है। तो मतलब हमारी कंडीशन एक नंबर के ऊपर बेस्ड है, न्यूमेरिक लिटरल के ऊपर बेस्ड है कि अगर एक फिक्स्ड कांस्टेंट हमने दे दिया कि 30,000 अगर रुपए होंगे, इनसे इससे ज़्यादा हमारी सैलरी होगी, तो भाई हमारे एम्प्लॉइज़ को हमें छाँट के दो एम्प्लॉइज़ को। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग लिटरल, जो क्या करता है, हमारा टेक्स्ट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। सो इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टेक्स्ट वैल्यूज़ रिटन इनसाइड। तो हमारे जो कैरेक्टर्स या फिर स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं हमारे सिंगल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल्स टू राहुल, मतलब एक टेबल है, स्टूडेंट वाली टेबल है, उस स्टूडेंट वाली टेबल से हमें उन सारे नाम को सेलेक्ट करना है जिनका नाम राहुल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेट एंड टाइम लिटरल। डेट एंड टाइम लिटरल क्या करता है, हमारे डेट और टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर वेयर ऑर्डर डेट इज दिस। तो मतलब एक ऑर्डर करके हमारे पास टेबल थी, तो उसमें से हमें सारे ऑर्डर्स, सारी डेट को सेलेक्ट करना है जिनकी डेट ये थी। ठीक है, जिनका ऑर्डर जो है डेट का वो ये है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बुलियन लिटरल। बुलियन लिटरल क्या करता है, हमारे ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर वेयर इज एक्टिव इज ट्रू, मतलब जो भी हमारी टेबल है, यूजर वाली टेबल है, उस यूजर वाली टेबल से हमें उन सारे यूजर्स का डेटा देना है जिनका जो स्टेटस है वो इज एक्टिव जो है वो ट्रू है। मतलब जो जो हमारे एम्प्लॉयज हैं या फिर यूजर्स हैं, जितने भी यूजर्स हमारे एक्टिव हैं, उन सब के बारे में हमें जानना है, उन सबका नाम हमें जानना है। तो हमारे को वो सारी डिटेल। सो नाउ टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने वैसे तो यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड ऑन करी हैं, जितनी भी हमारी टॉपिक्स कवर्ड हैं मैंने सारे टॉपिक्स इस वन शॉट में कवर करे हैं, लेकिन टाइम हमारे पास कुछ ज़्यादा ही कम था, एग्ज़ाम्स आपके बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। तो बस थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको एग्ज़ाम में डालना है। नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, कंटेंट आपको यही लिखना है, लेकिन एग्ज़ाम्पल की बात आए तो एग्ज़ाम्पल को थोड़ा-सा इलैबोरेट करके आ जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पीछे मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स बताती हुई आ रही हूँ कि यहाँ पर एक टेबल था, स्टूडेंट टेबल, तो अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को ऐड ऑन करके एक एक्चुअल टेबल बनाकर दिखा देना वहाँ पर। बस इतना सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना है अपने एग्ज़ाम में, बाकी सारा कंटेंट बिल्कुल सेम यही लिखना है, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
नाउ टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड। जब एसक्यूएल कमांड या फिर क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि डिफरेंट फीचर्स आपको बताने हैं एसक्यूएल कमांड्स के, सो दिस इज द सेम थिंग। अगर आई डिफरेंट फीचर्स या फिर टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली आस्क्ड है आपकी पीवाईक्यूज में। सो पहली कमांड हमारे पास आती है डीडीएल कमांड। डीडीएल कमांड को हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब इसकी फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि भाई ये किसी चीज को डिफाइन कर रहा है, तो किस चीज में ये यूज होता है, ये हमारा यूज होता है डिफाइन करने में और डेटाबेस को मॉडिफाई करने में। सो वी हैव सेवरल कमांड्स इन डीडीएल। तो डीडीएल के अंदर बहुत सारी कमांड्स आती हैं। पहली कमांड हमारी है क्रिएट। क्रिएट का मतलब है कि हम अपनी टेबल या फिर डेटाबेस को बना रहे हैं। ऑल्टर का मतलब है अगर हमें अपनी टेबल में कोई मॉडिफिकेशन चाहिए, सो वी यूज ऑल्टर कमांड हियर। दूसरी कमांड हमारे पास आती है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब है हमें कोई टेबल में से किसी चीज को डिलीट करना है, किसी डेटाबेस को डिलीट करना है, किसी टेबल को डिलीट करना है। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है? इट रिमूव्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। तो डिलीट क्या करेगा? हमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर डिलीट करना है तो हम यूज करेंगे ड्रॉप का। लेकिन अगर हमें पूरा टेबल ही उड़ाना है, मतलब उसमें से कुछ स्पेसिफिक पार्ट नहीं, हमें पूरा टेबल ही डिलीट करना है, सो वी यूज ट्रंकेट द। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है रीनेम। रीनेम का मतलब है अगर हमारी टेबल का कुछ और नाम है और उसके बाद हमें उस नाम को चेंज करना है, सो वी यूज रीनेम कमांड। एग्जाम्पल देख लेते हैं डीडीएल कमांड का। हमने यहाँ पर क्रिएट कमांड यूज करी, हमने बनाया एक टेबल बनाया। सो क्रिएट टेबल स्टूडेंट। किस नाम से बनाया? हमने स्टूडेंट नाम से बनाया, जिसमें रोल नंबर जो था उसे हमने प्राइमरी की बोल दिया कि रोल नंबर जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा पूरे टेबल को। तो रोल नंबर को हमने प्राइमरी की बना दिया। नेम वार कैरेक्टर 50, तो हमने बोल दिया नेम जो है वो कैरेक्टर्स में होंगे और 50 तक हम उसमें कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड का मतलब है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब क्या है? किसी चीज को मैनिपुलेट करना, मतलब किसी चीज को अपडेट करना। तो ये किस चीज के लिए यूज होती है? इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए डेटा को। ओके, तो पहली कमांड हमारे पास आती है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या है? हम नए नए रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। हमारी अगर कोई टेबल है तो उसमें नए नए अपने रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरी कमांड हमारे पास आती है अपडेट करना। अपडेट करना मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास रिकॉर्ड, एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर का हम रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं। वहां पर ऑल्टर में क्या करते थे? हम टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते थे। लेकिन अपडेट में क्या कर रहे हैं? क्योंकि काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑल्टर में भी वही कर रहे थे, अपडेट में भी वही कर रहे थे। ऑल्टर में हम टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे होते हैं, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन हम उसे चेंज करके अब कुछ और कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वांटिटी है हमारी प्रोडक्ट की। अगर हमारी ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप में अगर हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स है, लेकिन बाद में वो अमाउंट बाद में बढ़ गया और भी सामान आ गया है उसके अंदर, तो हम ऐड कर देंगे उसकी क्वांटिटी को। तो अपडेट कर दी हमने वो चीज़। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिलीट। डिलीट का मतलब है हम अपने रिकॉर्ड्स को रिमूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अब डीएमएल कमांड के एग्जांपल देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। तो हम क्या कर रहे हैं? एक स्टूडेंट टेबल है, उसके अंदर वैल्यू डाल रहे हैं, 1 पर अमित डालना है हमें। तो यहाँ पर हमने एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया बाय यूजिंग इंसर्ट कमांड। नेक्स्ट हमारे पास जो एसक्यूएल कमांड है वो आती है डीक्यूएल कमांड। डीक्यूएल का मतलब है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? हमारी डेटा को रिट्रीव करने में हेल्पफुल होती है, मतलब कोई डेटा हमें फेच करना है, सो देयर इट इज यूज्ड। यहाँ पर कौन सी कमांड हम यूज करते हैं? हम यूज करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट। सेलेक्ट करना मतलब किसी चीज को उठाना, वहां से फेच करना। तो सेलेक्ट कमांड जो है वो हमारी रिकॉर्ड्स को फेच करने में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब जितनी भी चीजें हैं पूरे स्टूडेंट की, सब चीजों को सेलेक्ट कर लो। द सिंबल इज, ये जो हमारा स्टार वाला सिंबल है हम इसे ऑल बोलते हैं अपनी एसक्यूएल लैंग्वेज में। सो नेक्स्ट कमांड हमारे पास जो आती है वो है डीसीएल कमांड। डीसीएल का मतलब है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सो इट इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस एंड परमिशन। तो ये क्या देखता है? हमारा कंट्रोल से हमें पता चल रहा है कि कंट्रोल कर रहा है, चीजों को परमिशन दे रहा है। मतलब हमारी यहाँ पर हमें परमिशन लेनी है चीजों की, तो ये परमिशन देता है या फिर लेता है, वट एवर इट इज। तो इसमें कमांड्स हम यूज करते हैं ग्रांट एंड रिवोक। तो ग्रांट का मतलब है हम परमिशन दे रहे हैं, रिवोक का मतलब है हमने अपनी परमिशन हटा दिया, अब हम नहीं दे रहे परमिशन, उसका काम हो गया, हमने अपनी परमिशन को हटा दिया। एग्जाम्पल, ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट 0 यूजर 1। तो मतलब हमने क्या बोला? यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट टेबल थी, वहां पर हमने बोला कि जो यूजर 1 है उसे सेलेक्ट कर लो, हमने उस चीज की परमिशन आपको दे दी है।
नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आती है वो है टीसीएल कमांड। टीसीएल को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या करती है, ट्रांजैक्शन से पता चल रहा है कि भाई कुछ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, कंट्रोल से हम बोल सकते हैं कि भाई ट्रांजैक्शन को मैनेज कर रही है। तो वेयर इट इज यूज्ड टू मैनेज ट्रांजैक्शंस इन अ डेटाबेस। अब इसकी कमांड्स कौन कौन सी हैं? पहली कमांड हमारी आती है कमिट। कमिट का मतलब क्या है, अगर हमने कुछ चेंज करा है। थर्ड जो यूनिट थी आपने बहुत अच्छे से वो पढ़ी, उसमें काफी बार आपने कमिट 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 वर्ड सुना है। सो यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट दैट कमिट। तो कमिट करने का मतलब क्या है कि मतलब हमने कुछ चेंज करा और उस चेंज करने के बाद हमने एडमिट करा कि नहीं ये काम हमने कर लिया है। तो कमिट का मतलब है सेव चेंजेस। जो चेंज हमने करा है अपने टेबल में वो सब सेव्ड हो गए हैं। सो नाउ दैट इज द फाइनल टेबल। जो अभी चेंज्ड टेबल है वो अब हमारा फाइनल आउटपुट है। नेक्स्ट हमारा आता है रोल बैक कमांड। रोल बैक कमांड का मतलब क्या है, जो भी हमने चेंज बैक करे हैं उसे अंडू कर दो कि नहीं हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सारे चेंजेस। वो गलती से हमने ये सब टाइप कर दिया, फिर वो चीज़ें हमारी गलत हो गई है जो भी हमने लिखी, जो भी कमांड्स हमने लिखी, तो हम रोल बैक कर कर ऊपर पहुंच जाते हैं उसकी ओरिजिनल स्टेट पे। सो दिस इज नोन एज योर रोल बैक। सेव पॉइंट का मतलब क्या है, सेट अ रोल बैक पॉइंट। मतलब हमने हमें पता नहीं है कि जो हम ट्रांजेक्शन यहाँ पर लिख रहे हैं, जो भी एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे हैं वो सही होगी या गलत होगी, तो हम एक सेव पॉइंट लेकर चलते हैं। सेव पॉइंट का मतलब है कि हम कभी भी रोल बैक कर सकते हैं। एक रोल बैक को हमने सेट कर दिया, कमिट भी हो जाएगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो वो अंडू हो जाएंगे सारे चेंजेस। नेक्स्ट हमारा आता है एसक्यूएल के ऑपरेशंस और उनकी प्रेसिडेंस। अब ऑपरेटर्स तो यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। आपने इतनी सारी लैंग्वेजेस में ऑपरेटर्स पढ़े हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमारी वही चीज जो हमारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। सो एसक्यूएल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन, कंपैरिजन में यूज होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस में यूज होते हैं हमारी एसक्यूएल क्वेरीज में। ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है, हमारा जो डिटरमाइन करता है कि भाई अगर बहुत सारे ऑपरेटर्स आ गए हमारे पास तो कौन सा ऑपरेटर उनमें से सबसे पहले इवैल्यूएट होगा। सो दिस इज नोन एज योर ऑपरेटर प्रेसिडेंस। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल ऑपरेटर्स कौन कौन सी होते हैं, पहला हमारे पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। हम कैलकुलेशंस के पर्पसेस पे इसे यूज करते हैं। वी हैव वेरियस ऑपरेटर्स इन अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, पहला ऑपरेटर हमारे पास है एडिशन प्लस, जिसे हम बोलते हैं प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब एडिशन है। एग्जांपल अगर हम दें तो अगर हमारे पास कोई एसक्यूएल टेबल है, उसके अंदर एक कॉलम है सैलरी नाम का, सो वी ऐड सैलरी प्लस 1000 रुपीज। सो दिस इज मतलब जो हमारी सैलरी होगी उसमें 1000 रुपये और जुड़ जाएंगे। सब्ट्रैक्शन में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में वी आर मल्टीप्लाइंग, डिविजन में वी आर डिवाइडिंग, मॉड्यूलस में क्या कर रहे हैं, जो चीजें हमने डिवाइड करी हैं उनका रिमाइंडर अगर हमें चाहिए तो वी यूज मॉड्यूलस एट दैट प्लेस। दूसरा ऑपरेटर हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर, या फिर हम उसे रिलेशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। सो इट इज यूज टू कंपेयर वैल्यूज। दो वैल्यूज को कंपेयर करने में यूजफुल होता है। कौन सा ऑपरेटर हम यूज करते हैं, इक्वल टू। इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो पहला ऑपरेटर हमारा आता है इक्वल टू। इक्वल टू मतलब हम चेक कर रहे हैं क्या एज 18 है। नॉट इक्वल टू का मतलब है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एज इसके इक्वल नहीं है, एज इज नॉट इक्वल टू 25। ग्रेटर देन में हम चेक कर रहे हैं एज शुड बी, या तो कंडीशन दे रहे हैं या फिर हम चेक कर रहे हैं, हम इसमें चेक भी कर सकते हैं या फिर कंडीशन अप्लाइड भी कर सकते हैं दैट एज शुड बी ग्रेटर देन 18। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल था और उसके अंदर बहुत सारी स्टूडेंट्स की डिटेल है और हम बोल रहे हैं कि सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। हमने लिख दिया कि सेलेक्ट करो सारे बच्चों को, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से। स्टूडेंट टेबल से आपको सेलेक्ट करना है वेयर एज इज ग्रेटर देन 18। मतलब जहां पर एज जो है वो 18 से ज्यादा है तो उन लोगों को सेलेक्ट कर कर लाओ। लेस देन का मतलब क्या है कि हम एक स्पेसिफिक कंडीशन दे देंगे जैसे कि एज इज लेस देन 25। सिमिलर वे में आपका ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल टू है। बस यहाँ पर क्या फर्क आ जाएगा कि जो एज आपने मेंशन करी है वो भी कंसीडर करी जाएगी और लेस देन इक्वल टू में भी जो एज आपने मेंशन करी है वो भी कंडीशन वेरीफाई करी जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन कंडीशंस। दो कंडीशंस को कंबाइन करने में यूज होता है। एग्जाम्पल एंड और नॉट का यूज करते हैं। एंड हमारा कब सेटिस्फाई होता है, जब हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमारी वो चीज प्रिंट होकर आएगी। एग्जाम्पल जब हमारी एज 18 से ज्यादा होगी और डिपार्टमेंट आईटी है, मतलब हमें किसी चीज का ना किसी इंसान का नाम चाहिए,
आईटी डिपार्टमेंट से जिसकी एज 18 हो, तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज ग्रेटर देन 18, एज जो है वो 18 से ज्यादा हो और डिपार्टमेंट जो है वो आईटी आईटी का डिपार्टमेंट हो। तो मतलब अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब हमारे पास वो नेम रिटर्न होकर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है और का मतलब है अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें वो आउटपुट रिटर्न होकर आ जाएगा। सो डिपार्टमेंट आईटी और डिपार्टमेंट एचआर, मतलब हमें नाम चाहिए अपने टेबल से जिनका डिपार्टमेंट आईटी और एचआर है। सो वी यूज दैट टाइप ऑफ कंडीशन हियर। और का हम तब यूज करते हैं, नॉट का मतलब है नेगेशन, नॉट एज लेस देन इक्वल्स टू 18, मतलब हमें वो नाम चाहिए जिनकी एज 18 से कम नहीं है। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आता है सेट ऑपरेटर। इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारी ऑपरेटर्स होती है। एग्जांपल योर यूनियन, यूनियन क्या करता है, दो रिजल्ट्स को कंबाइन करता है। यूनियन ऑल का मतलब है जितने भी डुप्लीकेट्स हैं सबको कंबाइन कर देगा। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, जो जो भी हमारे कॉमन रिकॉर्ड्स होते हैं दो टेबल्स में या फिर जितने भी हमें टेबल्स मेंशन है उनके अंदर जितने भी कॉमन रिकॉर्ड्स हैं वो हमें फेच आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सेप्ट या फिर माइनस। माइनस का मतलब होता है हमारा डिफरेंस। माइनस को हम एसक्यूएल की लैंग्वेज में एक्सेप्ट भी बोल देते हैं। प्रेसिडेंस, अब ऑपरेटर की प्रेसिडेंस किस हिसाब से होती है, अगर बहुत सारे ऑपरेटर्स हमारे आ गए तो वो किस बेसिस पर चेक होंगे। पहले हमारा पहली प्रेसिडेंस दी जाती है पैरेंथेसिस को, हाई प्रायोरिटी वी आर गिविंग टू पैरेंथेसिस। देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड मॉड्यूलस। थर्ड पर हम देते हैं प्लस माइनस को। आफ्टर दैट कंपैरिजन, जितने भी ऑपरेटर्स हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स में पढ़े थे। आफ्टर दैट नॉट एंड और उसके बाद लास्ट में जो प्रायोरिटी मिलती है वो होती है सारी सेट ऑपरेशंस को। ओके, सो नाउ टेबल्स इन एसक्यूएल। अब टेबल्स क्या होते हैं हमारे एसक्यूएल में, या फिर टेबल्स इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट यूज टू स्टोर डेटा इन अ रोज एंड कॉलम। तो टेबल क्या है, हमारा एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है जो कि चीजों को रोज और कॉलम के हिसाब से स्टोर करके रखता है। तो टेबल क्या होता है हमारा, ये एक टेबल ही तो है। अगर इसके अंदर हम कुछ डेटा को फिल कर दे तो ये हमारा प्रॉपर टेबल बन जाएगा जो हमारे डेटाबेस में यूज होता है। तो डेटाबेस के अंदर हम टेबल को कैसे डिफाइन करेंगे कि एक हमारा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है जो कि डेटा को स्टोर करता है रोज और कॉलम की फॉर्मेट में। सो नाउ व्हाट आर इट्स फीचर्स, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। बेसिक यूनिट है हमारी डेटा स्टोरेज की, डेटा को स्टोर करता है। हर एक रो में रिकॉर्ड्स होते हैं, हर एक कॉलम एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। इसके कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ इसमें रूल्स होते हैं। एग्जाम्पल योर फॉरेन की, प्राइमरी की। एग्जाम्पल हम टेबल का देख लेते हैं। हमने एक टेबल बनाया, टेबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं क्रिएट कमांड। हमने पीछे एसक्यूएल कमांड्स पढ़ ली हैं, सो वी आर अवेयर अबाउट दिस। सो क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर, हमने बनाया एक टेबल का स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट रोल नंबर इंट प्राइमरी की, तो हमने बोला जो हम स्टूडेंट का टेबल बना रहे हैं उसके अंदर रोल नंबर को प्राइमरी की बनाओ जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे सब लोगों को। नेम हमने उसमें नाम दिया। नाम जो है हमारा वो 50 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए। डिपार्टमेंट इट शुड बी विद इन 20 कैरेक्टर्स। तो हमने बोला एक स्टूडेंट टेबल होगा जिसके अंदर रोल नंबर होगा, नाम होगा, डिपार्टमेंट होगा। तो एक स्टूडेंट नाम का टेबल होगा जिसके अंदर नेम होंगे और डिपार्टमेंट होगा और रोल नंबर होगा। तो रोल नंबर हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा सबको। सबके रोल नंबर के आगे कुछ ना कुछ नाम होगा और कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट होगा। ये हमारा विद इन 50 कैरेक्टर्स होगा और डिपार्टमेंट हमारा विद इन 20 कैरेक्टर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने पहला नाम दिया रिया, दूसरा नाम हमने दिया प्रिया, तीसरा नाम हमने दिया सिया, डिपार्टमेंट हमने दे दिया आईटी, एचआर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट हमारे सेम हो सकते हैं क्योंकि ये प्राइमरी की नहीं है, लेकिन रोल नंबर हमारे सबके अलग होंगे बिकॉज वी आर सेइंग इट एज अ प्राइमरी की और प्राइमरी की हमारी यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। नेक्स्ट आता है हमारा व्यूज इन एसक्यूएल। व्यूज क्या होता है, हमारा वर्चुअल टेबल होता है क्रिएटेड फ्रॉम वन और मोर टेबल। मतलब हम एक वर्चुअल टेबल बना रहे हैं दो या दो से ज्यादा टेबल्स का। ये हमारा फिजिकली स्टोर नहीं होता है। इसके फीचर्स क्या है, दैट इट प्रोवाइड्स डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा की एब्स्ट्रैक्शन को प्रोवाइड करता है। मतलब उसकी बैकएंड का जो काम है उसे नहीं शो करता है यूजर्स को। सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड कर देता है। एग्जाम्पल हमने एक व्यू बनाया आईटी स्टूडेंट का एज सेलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो हमने रोल नंबर और नेम सेलेक्ट करे स्टूडेंट टेबल से जहाँ जिनका डिपार्टमेंट आईटी है। तो ये हमने एसक्यूएल की क्वेरी लिखी, मतलब हमें आईटी डिपार्टमेंट वाले बच्चे चाहिए थे, उनका रोल नंबर और नेम चाहिए था। तो हमने ये पूरी की पूरी एक एसक्यूएल क्वेरी लिखी। लेकिन अगर हम व्यू का यूज करें तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम आईटी स्टूडेंट्स। तो एक टेबल के अंदर अभी हमने ऊपर देखा टेबल में हमने सिर्फ रोल नंबर और नेम ही डाले थे।
और हमें क्या करना है यहाँ पर वो बच्चे सेलेक्ट करने हैं जिनका आईटी डिपार्टमेंट है। तो व्यू का यूज़ करके हमने बहुत ईज़िली एक लाइन के अंदर उस पूरी एसक्यूएल कमांड, इतनी बड़ी जो हमने एसक्यूएल क्वेरी लिखी थी, उसे सिंपल एक लाइन में लिख दिया है। एक वर्चुअल टेबल वर्चुअल फॉर्मेट में हमने इसे लिख दिया है। ये क्या करता है, हमारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। हमारी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज़ को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। सो नाउ कम्स इज योर इंडेक्स इन एसक्यूएल। अब इंडेक्स क्या होते हैं हमारे एसक्यूएल के अंदर? इंडेक्स इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट यूज्ड टू स्पीड अप द डेटा रिट्रीवल। तो इंडेक्स क्या है? हमारा डेटाबेस के एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे डेटा रिट्रीवल को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, डेटा की स्पीड बढ़ा देते हैं अगर हम किसी डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं। मतलब अगर हमारे को पता है, अगर हमें नेम फाइंड करना है और हमें पता है ये नाम इस वाले नंबर में है, मतलब अगर हमारे पास 1000 नेम्स की एक टेबल है और हमें उसमें से एक पर्टिकुलर नेम फाइंड करना है, मतलब बहुत सारे हमें नाम फाइंड करने हैं और हमें उनका इंडेक्स नंबर पता है। तो कितना आसान हो जाएगा हमारे को उनके इंडेक्स नंबर से उन नेम्स को फेच आउट करना। तो इंडेक्स का काम क्या है? हमारी स्पीड को बढ़ा देता है डेटा रिट्रीवल में। तो इसके फीचर्स क्या-क्या होते हैं कि हमारी सेलेक्ट क्वेरी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है, एक या एक से ज़्यादा कॉलम बना देता है, एडिशनल स्टोरेज को यूज़ करता है और हमारे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस को थोड़ा-सा स्लो डाउन कर देता है। तो ये इसके फीचर्स थे। एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, तो हमने एक इंडेक्स बनाया, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन स्टूडेंट नेम। तो मतलब एक स्टूडेंट टेबल थी, उसके अंदर नाम वाला कॉलम था। उस नाम वाले कॉलम के अंदर हमने एक इंडेक्स बना दिया, मतलब जो भी नाम होंगे सबके आगे एक इंडेक्स लिख दिया। अगर जो पहला नाम है तो उसके आगे 1, 2, 3 लाइक दैट हमने इंडेक्स बना दिया। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेरीज इन एसक्यूएल। तो क्वेरीज क्या होती है हमारी एसक्यूएल में? क्वेरीज हमारी एसक्यूएल की स्टेटमेंट होती हैं। अभी तक काफ़ी सारे एग्जांपल्स में मैं आपको एसक्यूएल की क्वेरीज समझा चुकी हूँ। तो वही सेम चीज़ आपकी क्वेरीज होती है। मतलब एसक्यूएल के कमांड्स या फिर एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स को जब हम लिखते हैं उन्हें ही हम क्वेरी बोलते हैं। जो हमारे जो किस लिए यूज़ होती हैं? डेटा को रिट्रीव करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, अपडेट या फिर डिलीट करने के लिए। मोस्ट कॉमनली क्वेरीज यूज द सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो बहुत सारी जो हमारी क्वेरीज होती हैं वो सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करती हैं, क्योंकि हमें फेच करना होता है डेटा। तो ज्यादातर क्वेरीज में सेलेक्ट का यूज होता ही होता है। अगर हमें किसी चीज को फाइंड आउट करना है या फिर अगर हमें कोई टेबल बनाना है तो वहाँ क्रिएट का यूज होगा ही होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्वेरी का। सेलेक्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट। मतलब हमें बोल दिया कि भाई मतलब क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा कि एक स्टूडेंट टेबल है, उस स्टूडेंट टेबल में से आपको नाम और डिपार्टमेंट बताना है जिनकी एज 20 से ऊपर है। तो आप कैसे लिखोगे कि नेम और डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना है? तो सेलेक्ट नेम एंड डिपार्टमेंट कहाँ से? फ्रॉम स्टूडेंट जिनकी एज 20 से ऊपर है, वेयर एज इज ग्रेटर देन 20। तो ये क्या करेगा? नेम और डिपार्टमेंट को रिट्रीव कर लेगा, उन स्टूडेंट्स का नाम और डिपार्टमेंट हमें दे देगा जिनकी 20 से ज्यादा एज है। तो पीवाईक्यूज में किसी टाइप का न्यूमेरिकल आता है आपके पास, एट द एंड ऑफ द वीडियो जब सारी थियरी खत्म हो जाएगी, मैंने वो न्यूमेरिकल करा रखा है, तो प्लीज लास्ट तक टिके रहना क्योंकि वो रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है और मोस्ट प्रोबेबली उसके चांसेस हैं सिमिलर क्वेश्चन के आने के, तो उस क्वेश्चन को तो जरूर ही देख लेना। नेक्स्ट आता है हमारा सब क्वेरीज इन एसक्यूएल। सब क्वेरीज क्या है हमारी एसक्यूएल में? क्वेरी के अंदर क्वेरी, उसे हम बोलते हैं सब क्वेरी। तो सब क्वेरी इज अ क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी। तो सब क्वेरी क्या है? हमारी एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी हमने इनक्लूड कर दी। सो इट इज इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस एंड एग्जीक्यूटेड बिफोर मेन क्वेरी। तो ये हमारी पैरेंथेसिस के अंदर हम इसे मेंशन करते हैं और मेन क्वेरी से पहले ये हमारी वर्क करती है। मतलब हम 2 क्वेरी लिख रहे हैं, एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी, लेकिन जो अंदर वाली क्वेरी है वो पहले सॉल्व होगी, फिर उसकी हेल्प से बाहर वाली क्वेरी सॉल्व होगी। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट नेम, हमने नेम सेलेक्ट करा कहाँ से? एम्प्लॉयड वाले टेबल से। तो एक एम्प्लॉय वाला टेबल था, उसमें से हमने नाम सेलेक्ट करा जहां पर सैलरी इज ग्रेटर देन। ओके, तो मैंने यहाँ पर कोई सैलरी मेंशन नहीं करी है, चलो कुछ सैलरी मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 1000 रुपीज डाल देते हैं जहाँ पर सैलरी हमारी 1000 से ज्यादा है। इसके अंदर हमने एक और क्वेरी डाली, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 101। तो हमने क्या करा कि भाई सैलरी को सेलेक्ट करो फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वाले टेबल से जहां पर एम्प्लॉय की आईडी जो है वो 101 है। तो मतलब ये एक और टेबल थी हमारी जहां पर एम्प्लॉय आईडी मेंशन थी। तो पहले ये वाली जो क्वेरी है हमारी ये वाली सॉल्व होगी, आफ्टर दैट दूसरी वाली क्वेरी हमारी सॉल्व होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है? हमारा ऐसे फंक्शंस जो कि कैलकुलेशंस परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। सो एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन अ ग्रुप ऑफ रोज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। मतलब
ग्रुप ऑफ रोज पे जो हमारी बहुत सारी रोज होती हैं टेबल के अंदर उनके ऊपर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं और एक हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारी रोज हैं, उन रोज के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और हमें सिंगल वैल्यू में आउटपुट हमें मिला। सो दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड विद द ग्रुप बाय क्लॉज। हमारे ग्रुप बाय क्लॉज के साथ बहुत ज्यादा यूज होती हैं। और एग्रीगेट फंक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी काफी बार हमारा पीवाईक्यूज में पूछा गया है, काफी रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो टाइप्स ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस क्या-क्या होते हैं? पहला फंक्शन हमारे पास आता है काउंट। तो काउंट क्या कर रहा है? हमारी जितनी भी नंबर ऑफ रोज़ होंगी उन सबको रिटर्न करके देगा। तो इसकी अगर हमें क्वेरी लिखनी है तो हम कैसे लिखते हैं? काउंट का कैसे यूज़ करते हैं? सेलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट टेबल है उसमें से सारे सबको काउंट करके बताओ जितनी भी नंबर ऑफ रोज़ थी। तो ये सारी टोटल नंबर ऑफ रोज़ को जो स्टूडेंट टेबल में थी उन सबको काउंट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सम। इट रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। हमारी जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं उन सबको रिटर्न करके देता है, मतलब सारी चीजों का सम हमें देगा। एग्जाम्पल सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, मतलब एक एम्प्लॉय टेबल था। उस एम्प्लॉय टेबल के अंदर काफी सारी डिटेल्स होंगी, मे बी एम्प्लॉयज का नाम होगा, एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट होगा, उनकी कुछ ईमेल आईडी होगी, मतलब जितनी भी डिटेल्स होंगी। लेकिन वहां से वो क्या चीज देखेगा? सैलरी, क्योंकि हमने बोल दिया है कि भाई आपको सैलरी सम अप करनी है। तो सैलरी को क्या करेगा? जितने भी हमारे एम्प्लॉयज थे उनकी सैलरीज थी उन सब का सम निकाल के हमें दे देगा, तो हमें टोटल सैलरी मिल जाएगी। आफ्टर दैट एवरेज, एवरेज का मतलब क्या है? हमें एक एवरेज वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सेलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम रिजल्ट, मतलब एक रिजल्ट है तो रिजल्ट में से हमने बोल दिया रिजल्ट में से एवरेज मार्क्स हमें सेलेक्ट करके दो, तो ये हमारा एवरेज मार्क्स को सेलेक्ट करके देगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन क्या करेगा? हमारी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेगा। एग्जाम्पल सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो जो भी हमारी एम्प्लॉय टेबल है उसके अंदर जिस भी एम्प्लॉय की सबसे ज्यादा सैलरी है वो हमें फेच आउट हो जाएगी, तो हमें हाईएस्ट सैलरी पता चल जाएगी। सो हेयर वी यूज मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन के बाद आता है हमारा मिन फंक्शन। तो मिन फंक्शन क्या करेगा? हमारी मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करके देगा। सेलेक्ट मिन मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट फ्रॉम रिजल्ट, तो मतलब जो हमारा रिजल्ट था उसमें से मिनिमम मार्क्स हमें पता चल जाएंगे, जो भी लोएस्ट मार्क्स थे। तो एग्रीगेट फंक्शन को हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ कैसे यूज करते हैं और हैविंग क्लॉज के साथ कैसे यूज करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो इसे भी देख लेते हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट ऑल। तो मतलब यहाँ पर हमने बोल दिया कि भाई डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करो, कहाँ से? एम्प्लॉय टेबल से। और सब सब चीजों को काउंट करो, मतलब एम्प्लॉयज में जितने भी डिपार्टमेंट थे पहले तो उन सबको काउंट करो। आफ्टर दैट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो ये क्या करेगा? काउंट करेगा एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, मतलब जितने हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग काउंट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल थी, यहाँ पर हमारे पास नेम था और यहाँ पर हमारे पास था डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि भाई यहाँ पर नेम है रिया, प्रिया, श्याम, सिया। सो डिपार्टमेंट हमने दे दिया आई टी एच आर डिपार्टमेंट। ठीक है, हमें बोल दिया गया है कि हमारे पास एक ऐसी टेबल है और हमने लगाया यहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज। तो हमें क्या करना है? हमें काउंट करना है डिपार्टमेंट वाइज नंबर, मतलब हमें बताना है कि आईटी डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं और एचआर डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। लेकिन अगर हम सिंपल काउंट लगाएं तो काउंट तो हमें चारों चारों काउंट करके देगा, मतलब टोटल डिपार्टमेंट काउंट करके देगा। तो हमने लगा दिया यहाँ पर ग्रुप बाय, मतलब ग्रुप बाय की हेल्प से हम डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट कर पाएंगे कि आईटी डिपार्टमेंट में कितने हैं और एचआर डिपार्टमेंट में कितने हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रुप बाय लगाया। ग्रुप बाय लगाने का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट वाइज जो भी सेम डिपार्टमेंट के होंगे उनकी अलग काउंटिंग हमारे पास आएगी, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के होंगे उनकी अलग काउंटिंग हमारे पास आएगी। तो ये हमें आउटपुट क्या देगा? आईटी डिपार्टमेंट से हमारे पास 2 हैं और एचआर डिपार्टमेंट से हमारे पास 2 हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन विद हैविंग। सो हैविंग इज यूज्ड टू अप्लाई कंडीशन ऑन ग्रुप्स, मतलब हमारे पास अगर कोई ग्रुप है, मतलब कोई पर्टिकुलर टेबल है और उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर हमें कोई कंडीशन लगानी है और उस कंडीशन के बेसिस पर हमें चीजों को चेक करना है, तो तब हम लगाते हैं हैविंग। हैविंग हमारी कब यूज होती है? जब हमें कंडीशन लगानी पड़ती है किसी ग्रुप के ऊपर। एग्जाम्पल सेलेक्ट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है हमें, मतलब हमें बताना है कौन सा उनका डिपार्टमेंट है। एवरेज सैलरी निकालनी है हमें डिपार्टमेंट की, लेकिन एम्प्लॉयज तो बहुत सारे हैं, तो डिपार्टमेंट वाइज हमें उनकी एवरेज सैलरी बतानी है। तो एवरेज सैलरी का मतलब क्या है? उन वो सैलरी हमें बतानी है जिनकी 30,000 से ऊपर सैलरी है। तो ये क्या करेगा? उस टेबल में से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के से एवरेज सैलरी हमें निकाल के देगा।
एक कंडीशन के बेसिस पर, मतलब अभी तक ऊपर ग्रुप वाई में क्या हो रहा था, हमारे को सारे आईटी डिपार्टमेंट के बंदे मिल रहे थे, सारे एचआर डिपार्टमेंट के बंदे मिल रहे थे, मतलब सारी काउंटिंग हो रही थी डिपार्टमेंट वाइज, कुछ भी चीजें स्किप नहीं हो रही थी क्योंकि कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं थी। लेकिन हैविंग में हमने क्या करा, डिपार्टमेंट वाइज तो देख रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज में भी एक कंडीशन अप्लाइड है कि 30,000 से सैलरी होगी तो उस डिपार्टमेंट से वही सेलेक्ट होकर आएगा, बाकी नहीं सेलेक्ट होकर आएंगे। सो नाउ वी हैव इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट ऑपरेशन। इंसर्ट ऑपरेशन क्या करता है, हमारा कोई भी नया रिकॉर्ड है टेबल के अंदर तो उस रिकॉर्ड को इंसर्ट करने में हेल्पफुल होता है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, मतलब हम एक स्टूडेंट टेबल था उसमें हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, मतलब पहले नंबर पे हमने इंडेक्स नंबर दे दिया कि पहले नंबर पे हमें अमित ऐड करना है, तो हमारा जो टेबल है उसमें पहले नंबर पे अमित ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अपडेट। मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, जो भी हमारा रिकॉर्ड है उसे मॉडिफाई कर देता है। अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल्स टू रवि वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1, तो हमने अपडेट कर दिया। अपडेट का मतलब क्या है कि जहां पर नेम रवि था उसका रोल नंबर 1 कर दिया जाए, मतलब उसका रोल नंबर कुछ और था पहले, लेकिन अब हमने उसका रोल नंबर चेंज कर दिया है, उस रोल नंबर को हमने अपडेट कर दिया है। डिलीट का मतलब क्या है, रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देना, सो इट रिमूव्स रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। सो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर हमने बोल दिया स्टूडेंट वाली टेबल से रोल नंबर 1 को डिलीट कर दिया जाए, तो वो चीज डिलीट हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अभी हम जॉइंस पढ़ेंगे, लेकिन इक्वी जॉइन आपको पीवाई क्यूज में आस्क्ड क्वेश्चन था तो मैंने अलग से यहाँ पर लिख दिया है। इक्वी जॉइन क्या है, हमारा एक ऐसा टाइप ऑफ जॉइन है विच कंबाइंस रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल, मतलब दो और दो से ज्यादा टेबल की रोज को कंबाइन करता है बेस्ड ऑन देयर इक्वालिटी या फिर कॉमन एट्रीब्यूट, मतलब उन दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट ढूंढता है और उन कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पर उन दोनों टेबल्स को करता है ज्वाइन। तो उसकी फीचर्स क्या है कि इक्वल ऑपरेटर यूज करता है, यूजली परफॉर्म ड्यूरिंग फॉरेन की, तो ये फॉरेन की के टाइम ज्यादातर, फॉरेन की और प्राइमरी की के रिलेशनशिप के टाइम पर बहुत ज्यादा परफॉर्म्ड होता है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। सो एग्जाम्पल, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम कोर्स नेम, तो मतलब हमें क्या करना है, स्टूडेंट वाली टेबल से फ्रॉम स्टूडेंट एंड कोर्स, स्टूडेंट वाली टेबल से स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करना है और कोर्स वाली टेबल से कोर्स का नाम सेलेक्ट करना है। तो मतलब दो टेबल है हमारे पास, एक टेबल तो हमारी स्टूडेंट टेबल है और एक हमारी पास कोर्स टेबल है। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें कोर्स का नाम सेलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल आपस में किसी ना किसी रीजन, किसी ना किसी चीज से तो सेलेक्ट होंगी, मतलब हमें स्टूडेंट का कोर्स निकालना है कि ये वाला स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स ले रखा है, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो जहां पर हमारी फॉरेन की इक्वल होगी वहीं हमें समझ आ जाएगा कि भाई इसमें इसकी फॉरेन की मैच कर गई है, तो हम इसे यूज करते हैं। जहां पर अगर हमारी फॉरेन की मैच हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फॉरेन की 1 है, यहाँ पर फॉरेन की 1 है, यहाँ पर जो स्टूडेंट का नाम है वही स्टूडेंट का कोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारे पास मेन टॉपिक एसक्यूएल जॉइन। जॉइन क्या होता है, हमारा दो रोज को कंबाइन करना, मतलब दो टेबल्स की रोज को कंबाइन करने को हम बोलते हैं जॉइन, मतलब दो चीजों को हम जोड़ रहे हैं उसे ही हम जॉइन बोलते हैं। सो दीज आर यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स, दो या दो से ज्यादा टेबल्स की रोज को जोड़ने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम। तो पहला जॉइन हमारे पास आता है इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या करता है, सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स को हमारे को देता है। इट रिटर्न्स ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ साइड ऑफ टेबल, मतलब दोनों जो टेबल होंगी हमारी उनमें से सिर्फ हमें मैचिंग रिकॉर्ड्स मिलेंगे। एग्जाम्पल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, सबको सेलेक्ट करो स्टूडेंट से। हमने लगा दिया यहाँ पर इनर जॉइन, इनर जॉइन हमने लगा दिया कोर्स वाली, इनर जॉइन लगा दिया, मतलब कोर्स हमने दे दिया कि जो दो स्टूडेंट टेबल थी उनमें से अगर कोर्स मैचिंग है तो वही चीजें हमारी ज्वाइन होंगी ऑन स्टूडेंट डॉट कोर्स आईडी इज इक्वल्स टू कोर्स डॉट कोर्स आईडी। मतलब एक स्टूडेंट टेबल थी हमारे पास और एक कोर्स टेबल थी, कोर्स टेबल पे हमने इनर ज्वाइन लगा दिया। तो यहाँ पर हमने कंडीशन क्या दे दी कि अगर स्टूडेंट वाली कोर्स आईडी कोर्स वाले टेबल की कोर्स आईडी से मैच करेगी तो ही वो दोनों ज्वाइन हो पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन क्या करता है, हमारा रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। मतलब अगर हमारे पास, देखो मैं आपको एक टेबल से समझाती हूँ, हमारे पास दो टेबल्स हैं, तो हमने बोल दिया हमारे पास दो टेबल हैं, यहाँ पर है इसमें रोल नंबर, यहाँ पर है नेम, और यहाँ पर हमने दे दिया इसका कोई कोर्स। यहाँ पर भी दूसरे टेबल में हमारे पास रोल नंबर है और यहाँ पर हमने दे दी इसकी आईडी या फिर मतलब डिपार्टमेंट हम बोल देते हैं कि यहाँ पर डिपार्टमेंट है, तो दो टेबल है। अब हमें करना है, हमने लगाया लेफ्ट जॉइन, तो मतलब हमने दे दिया कि भाई यहाँ पर 3 रोल नंबर थे, इसका कुछ नाम था रिया, प्रिया, सिया, हम फिर से सेम नाम दे देते हैं और कोर्स भी हमने दे दिया IT CS
आईटी करके रोल नंबर फिर से हमने यहाँ पर रोल नंबर को हमने बना दिया, यहाँ पर एक प्राइमरी की टाइप हमने बना दिया ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लगाना है तो पहले डिपार्टमेंट दे देते हैं। ओह! तो इसका कोर्स चेंज कर देते हैं। चलो कोर्स हम यहाँ पर बोल देते हैं बीटेक, सीएस बीटेक, और यहाँ पर हम बोल देते हैं बीकॉम, यहाँ पर हम बीएससी बोल देते हैं, कुछ भी दे दिया। इसे माइंड मत करो, मैंने कुछ भी लिख दिया है यहाँ पर, बस लॉजिक समझना है आपको। तो हमने यहाँ पर दे दिया डिपार्टमेंट आईटी, सीएस और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हमने 2 टेबल बनाई, एक टेबल में हमने रोल नंबर लिखा, रोल नंबर के बाद हमने उसमें नाम डाला, नाम के बाद हमने कोर्स डाला, फिर से हमने रोल नंबर और डिपार्टमेंट बनाई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है लेफ्ट जॉइन, ठीक है। लेफ्ट जॉइन करना है, तो यहाँ पर मान लो रोल नंबर क्या है, हमारी प्राइमरी की है, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, रोल नंबर हमारी दोनों टेबल में कॉमन है, तो मतलब रोल नंबर की हेल्प से हम ज्वाइन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अब रोल नंबर को कर देते हैं चेंज, एक रोल नंबर को चेंज कर दिया। मान लो अब हमारे पास ये रोल नंबर है, इसमें 1 to 4 है, इसमें 1 to 3 है। तो लेफ्ट जॉइन लगा के जो आउटपुट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, देखो मैं बताती हूँ क्या आएगा। तो हमारे को मिलेगी एक टेबल, लेफ्ट जॉइन का मतलब है लेफ्ट वाले टेबल की तो हमें चीजें मिलेंगी, लेकिन जो राइट वाला टेबल है उसमें वो वैल्यू नल हो जाएगी। मतलब हमें यहाँ पर लेफ्ट वाले टेबल से तो दोनों चीजें मिलेंगी, नाम और कोर्स। तो हमें मिला रिया, प्रिया, सिया, कोर्स भी हमें मिला बीटेक, बीकॉम, बीएससी। लेकिन दूसरे टेबल से जो हमारी डिपार्टमेंट थी वहां पर हमें ये दोनों चीजें तो सेम मिली, क्योंकि यहाँ पर भी रोल नंबर 1 है, यहाँ पर भी रोल नंबर 2 है, तो ये तो हमें मिला सीएस और आईटी। लेकिन यहाँ पर रोल नंबर 4 पे बीटी है, यहाँ पर रोल नंबर 3 है ही नहीं। लेकिन हमें तो ये दोनों टेबल को ज्वाइन करना है, लेकिन हमने यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन लगाया। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब है जो हमारी लेफ्ट वाला टेबल होगा उसके बेसिस पर हम चेक करेंगे। तो लेफ्ट वाले टेबल में 3 था, तो हमें यहाँ पर 3 देखना पड़ेगा, 3 तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे सारी डिटेल्स इसकी आएंगी, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, नल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट जॉइन। अब राइट जॉइन में कितना सा फर्क है, बस छोटा सा फर्क है, ये जो हमारे 2 टेबल्स थे, अब हम राइट टेबल को देखेंगे। तो राइट टेबल को हमने क्या करा, राइट जॉइन होगा तो हम लिखेंगे सीएस, आईटी और बीटी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 और 2 रोल नंबर तो सेम है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन तो हमारी बिल्कुल सेम आ जाएंगी, लेकिन 4 रोल नंबर तो है ही नहीं। तो यहाँ पर नाम और कोर्स की जगह आ जाएगा नल, और ये दोनों टेबल हमारी हो जाएंगी ज्वाइन। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन क्या करेगा, हमारे दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेगा, दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेगा। देखो फुल ज्वाइन कैसे होगा, अगर हमारे पास ये दोनों टेबल्स थी, यहाँ पर हमारे पास 1 to 3 रोल नंबर था, यहाँ पर 1 to 4 रोल नंबर था, तो ये क्या करेगा, पहले 1 रोल नंबर की डिटेल्स को लिखेगा, जैसे रिया, बीटेक, सीएस। उसके बाद 2 रोल नंबर की प्रिया, बीकॉम, आईटी। फिर 3 रोल नंबर सिया, बीएससी, यहाँ पर 3 है नहीं, तो सिया, बीएससी, नल, ठीक है। अब 4 रोल नंबर, 4 रोल नंबर पे हमारे पास ना नाम है ना कोर्स है, तो नल, नल, बीटी। तो दिस इज नोन एज योर फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन क्या करेगा, दोनों तरफ की वैल्यूज को ज्वाइन कर लेगा, जो मैच कर रही होंगी उन्हें लिख देगा, जो मैच नहीं कर रही होंगी वहां पर हमारा नल आ जाएगा। सो इट रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज अ मैच इन आइदर टेबल। तो ये क्या करेगा, हमारे सारे जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स होंगे उन दोनों को ज्वाइन कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉस ज्वाइन। तो क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिटर्न करता है। मतलब अगर हमारे पास 2 टेबल्स हैं, तो एक कॉलम हमारे जो दूसरे कॉलम है वो सबसे ज्वाइन होगा, फिर दूसरा कॉलम सबसे ज्वाइन होगा। दिस इज नोन एज योर क्रॉस ज्वाइन। तो ये क्या करता है, हमारा दोनों टेबल्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट कम्स इज योर सेट ऑपरेशंस इन एसक्यूएल। सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं, हमारे एसक्यूएल के अंदर ये हमारे कंबाइन करते हैं 2 या 2 से ज्यादा रिजल्ट्स को। तो पहला ऑपरेशन हमारे पास आता है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन क्या करेगा, हमारी 2 टेबल्स को ज्वाइन करता है या फिर 2 रिकॉर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, जो भी हम चीज दे रहे हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ डुप्लीकेसी है, मतलब 2 रिकॉर्ड्स को ज्वाइन करने के बाद 2 रोज हमारी एग्जैक्ट सेम बन रही हैं, तो उन्हें रिमूव कर देगा, उसकी सिर्फ एक ही रो को मेंशन करेगा। तो डुप्लीकेट्स को छोड़कर हमारी दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर देगा। तो हमारे पास अगर टेबल था, तो यहाँ पर हमने क्या करा कि डिपार्टमेंट सेलेक्ट करा स्टूडेंट टेबल से, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करा एम्प्लॉय टेबल से, दोनों के डिपार्टमेंट को हमने यूनियन कर दिया।
तो हमें क्या मिलेगा, स्टूडेंट और एम्प्लॉयी टेबल का दोनों का डिपार्टमेंट हमें एक साथ कंबाइन होके एक टेबल के अंदर मिल जाएगा, हमें अलग-अलग टेबल्स में ढूँढना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करेगा, 2 टेबल्स के बीच में कॉमन रिकॉर्ड्स को ढूँढने में हम यूज़ करते हैं इंटरसेक्ट का। एग्जाम्पल, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट, इंटरसेक्ट सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉइज, मतलब दोनों टेबल्स में जो भी हमारे कॉमन डिपार्टमेंट थे हमें वो मिल जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सेप्ट या फिर माइनस। तो एक्सेप्ट या फिर माइनस किस लिए काम आता है, जब हमें रिकॉर्ड्स को रिमूव करना होता है। सो इट रिटर्न्स रिकॉर्ड्स फ्रॉम फर्स्ट क्वेरी नॉट प्रेजेंट इन सेकेंड, मतलब जो भी हमारी पहली क्वेरी में रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है हमें वही चाहिए, दूसरी वाली क्वेरी के नहीं चाहिए। सो सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट, एक्सेप्ट सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो मतलब एम्प्लॉय वाले डिपार्टमेंट को छोड़ के, एम्प्लॉय वाले जो डिपार्टमेंट थे उन्हें छोड़ के हमें स्टूडेंट वाले डिपार्टमेंट मेंशन कर दो। सो दिस इज नोन एज योर माइनस ऑपरेशन। माइनस ऑपरेशन का ये काम है। तो यहाँ पर हमारे ऑपरेशंस खत्म आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कर्सर एंड एसक्यूएल। तो कर्सर क्या है, हमारा एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है विच इज यूज टू रिट्रीव एंड प्रोसेस रोज वन बाय वन इंस्टेड ऑफ ऑल एट वंस। तो कर्सर क्या करता है, हमारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करता है एक एक करके, इंस्टेड ऑफ सारी रोज को एक साथ प्रोसेस करने की जगह ये क्या करता है, एक एक करके सारी चीजों को प्रोसेस करता है। तो कर्सर का हम यूज क्यों करते हैं, टू प्रोसेस रिकॉर्ड्स रो बाय रो, सारी रिकॉर्ड्स को रो बाय रो एक साथ प्रोसेस करने के लिए। इट इज यूज टू स्टोर प्रोसीजर्स फंक्शंस एंड ट्रिगर्स। तो ये हमारे प्रोसीजर्स फंक्शंस और ट्रिगर्स को स्टोर करने में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अब हमारे पास आते हैं दो तरीके के कर्सर। तो पहला तरीके का कर्सर हमारे पास आता है इम्प्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट कर्सर क्या करता है, ऑटोमेटिकली एसक्यूएल क्वेरी को बना देता है। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, हमें क्रिएट करना पड़ता है, और मतलब एज अ यूजर अगर हम यूजर हैं तो हमें वो एसक्यूएल क्वेरी खुद से लिखनी पड़ेगी और उस क्वेरी को कंट्रोल भी खुद से ही करना पड़ेगा। सो नाउ कर्सर के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब हम एक कर्सर को डिफाइन कर रहे हैं। आफ्टर दैट ओपन, ओपन का मतलब क्या है, एक क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब हम कमांड दे रहे हैं ये वाली क्वेरी ओपन हो, या फिर हम इम्प्लिसिटली एक कमांड दे रहे हैं क्वेरी की। नेक्स्ट आता है हमारे पास फेच। फेच का मतलब क्या है, एक रो, अगर हमारे पास एक टेबल है उस टेबल के अंदर कोई रो है और उस रो को हमें रिट्रीव करना है, तो देयर वी यूज फेच। आफ्टर दैट क्लोज, क्लोज का मतलब क्या है, उस मेमोरी को रिलीज कर देना, मतलब हमारा काम खत्म हो गया है, वी आर क्लोजिंग दिस थिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रिगर्स। ट्रिगर्स क्या है, हमारा एक स्टोर्ड प्रोग्राम है दैट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट इन रिस्पॉन्स टू इंसर्ट अपडेट और डिलीट इवेंट्स ऑन अ टेबल और रोज। तो ट्रिगर क्या है, हमारा एक स्टोर्ड प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करता है, मतलब अगर कुछ चीज हमने इंसर्ट करी, कुछ चीज हमने अपडेट करी या फिर कुछ चीज डिलीट करी, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को ट्रिगर करेगा, उस प्रोग्राम को स्टोर करेगा। अगर हमने कुछ चीज इंसर्ट करी है टेबल में, तो वो उसे अपने आप एडिट कर देगा, हमें उसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स होते हैं। तो पहला टाइप हमारे पास आता है बिफोर ट्रिगर। बिफोर ट्रिगर का मतलब क्या है, इट एग्जीक्यूट बिफोर एन इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन। तो ये कब एग्जीक्यूट होता है हमारा, जब हमने अभी इंसर्ट ऑपरेशन करा नहीं है लेकिन करने वाले हैं, तो इट एग्जीक्यूट्स बिफोर एन इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन। एग्जाम्पल, बिफोर इंसर्ट ऑन स्टूडेंट, तो हमने क्या करा है, यहाँ पर एक बिफोर ट्रिगर लगा दिया, कहाँ पर, स्टूडेंट वाले टेबल पे। तो हमने यहाँ पर इसे पहली वार्निंग दे दी कि हम कुछ इंसर्ट करने वाले हैं। सो इट इज यूज फॉर वैलिडेशन और मॉडिफाइंग डेटा बिफोर सेविंग, मतलब ये वैलिडेशन के लिए यूज होता है कि हमने एक वैलिडिटी दे दी है कि यहाँ पर हम ये चेंजेस करने वाले हैं, मॉडिफिकेशन करने वाले हैं सेव करने से पहले। उसके बाद हमारा दूसरे तरीके का ट्रिगर आता है आफ्टर ट्रिगर। आफ्टर ट्रिगर का मतलब क्या है, इट एग्जीक्यूट आफ्टर एन इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन। तो हमारे इंसर्ट अपडेट और डिलीट ऑपरेशन के बाद ही एग्जीक्यूट होता है। एग्जांपल, आफ्टर अपडेट ऑन एम्प्लॉय, तो हमने एक एम्प्लॉय टेबल है उसमें कुछ अपडेट करा और अब उसके बाद हमने आफ्टर ट्रिगर लगा दिया। सो इट इज यूज्ड फॉर लॉगिंग एंड ऑडिट पर्पस। तो मतलब हमारी एक एम्प्लॉय टेबल थी, यहाँ पर हमने कुछ चीज अपडेट कर दी, तो ये किस किस जगह पर यूज होता है, फॉर एग्जांपल हमें कुछ लॉग इन करना है या फिर ऑडिट पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं इसे। पहले हमने चीजें सेट कर दिया, उसके बाद हम लॉग इन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। इंस्टेड ऑफ ट्रिगर का मतलब क्या है, इट एग्जीक्यूट इंस्टेड ऑफ द ट्रिगरिंग इवेंट। तो ये क्या करता है, हमारा एग्जीक्यूट करता है सारे इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूट ट्रिगरिंग इवेंट्स को। तो कहाँ पर ज्यादातर यूज होता है, व्यूज में यूज होता है। व्यूज हमने पीछे पढ़ा था, व्यूज किस लिए काम आता है, जब हमें बहुत बड़ी एसक्यूएल कमांड को छोटी सी चीज में रिप्रेजेंट करना होता है। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट ऑन स्टूडेंट व्यू, तो हमने यहाँ पर डाल दिया कि व्यू में हमने एक इंस्टेड ऑफ ट्रिगर डाल दिया कि ये जब हम इंसर्ट करेंगे तो वहां पर एक इंस्टेड ऑफ ट्रिगर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रो लेवल ट्रिगरिंग। तो रो लेवल ट्रिगरिंग क्या करेगा,
रोज़ का मतलब है, देखो नाम ही इसका रो लेवल ट्रिगरिंग है, तो हर एक रो के लिए काम करेगा, मतलब हर एक रो के लिए जैसे ही कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा रो में, तो ये ट्रिगर करेगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अपनी न्यूमेरिकल की तरफ, जो मैंने आपको बोला था लास्ट में मैं कराऊँगी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इस टॉपिक से या फिर इस चैप्टर से मैं बोलूँ तो इस टाइप का क्वेश्चन 7 मार्क्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। So here is the question. Consider the following schema for the institute library. तो हमें एक स्कीमा दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, ब्रांच है, दूसरा बुक है, मतलब एक टेबल बुक के नाम से है, बुक के अंदर हमारा आईएसबीएन नंबर है, टाइटल है, ऑथर का नाम है, पब्लिशर का नाम है। उसके बाद हमारे पास एक इश्यू टेबल है जिसमें हमारा सारा इश्यूड डेटा है, जिसके अंदर हमारे पास रोल नंबर है, आईएसबीएन नंबर है, डेट ऑफ इश्यू है। तो हमें क्वेरीज लिखनी है और एसक्यूएल रिलेशनल अलजेब्रा लिखना है। तो मतलब आपके पास एग्जाम में एसक्यूएल की क्वेरी लिखने के लिए भी आ सकती है, या फिर रिलेशनल अलजेब्रा की हेल्प से भी आपको एक पूछ दिया जाए, मतलब एक कमांड लिखनी है रिलेशनल अलजेब्रा की हेल्प से। तो डिफरेंट अलजेब्राज हमने पीछे पढ़े हुए हैं, तो उन्हीं की हेल्प से हम यहाँ पर क्वेरीज लिखेंगे और रिलेशनल अलजेब्रा को लिखेंगे। क्वेश्चंस हमें बहुत सारे दिए गए हैं, तो क्वेश्चन वाइज हम सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं हमें डिटेल्स क्या क्या दी हुई है। पहली डिटेल हमें दी हुई है, मतलब हम सारी स्कीमास को अलग-अलग लिख लेंगे। पहले हमें दिया था स्टूडेंट वाला स्कीमा, तो स्टूडेंट स्कीमा में हमें दिया था रोल नंबर, नेम, फादर नेम, ब्रांच। तो हमने लिख दिया है कि हमें हमारे को दिए हुए हैं 3 स्कीमा, स्टूडेंट, बुक और इश्यू के नाम से, और उसके अंदर ये डिटेल्स हैं, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है। आफ्टर दैट हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, लिस्ट रोल नंबर एंड नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ब्रांच सीएससी। तो मतलब हमें बोल दिया कि भाई जिनकी ब्रांच सीएससी है उन सबके हमें रोल नंबर चाहिए, उन सबका हमें नेम चाहिए, उन सारे स्टूडेंट्स के नेम चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए। तो हमने एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट रोल नंबर नेम। तो हमें रोल नंबर और नेम जानना है, तो हमने लिखा सेलेक्ट रोल नंबर नेम। कहाँ से, रोल नंबर और नेम किस चीज के अंदर है, स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर। तो कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट जिनकी ब्रांच सीएससी है, तो वेयर ब्रांच इज इक्वल्स टू सीएससी। कितनी आसान है एसक्यूएल क्वेरी लिखनी। हमें बस पूरी चीजें तो हमें क्वेश्चन में दी होती हैं, हमें बताना है रोल नंबर और नेम छांटना है स्टूडेंट वाली टेबल से, इसमें दिया हुआ है। तो सेलेक्ट रोल नंबर एंड नेम, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट वाली टेबल, वेयर ब्रांच इज इक्वल्स टू सीएससी, ठीक है। अब एसक्यूएल क्वेरी तो लिख ली, रिलेशनल अलजेब्रा कैसे लिखेंगे इसका देख लेते हैं भाई, रिलेशनल अलजेब्रा भी देख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो रिलेशनल अलजेब्रा लिखने के लिए हमें वही डिटेल्स चाहिए। क्या क्या चाहिए, हमें रोल नंबर और नेम चाहिए स्टूडेंट वाली टेबल से। तो हमने पीछे जब हमने रिलेशनल अलजेब्रास पढ़े थे, तो आपको पहले तो रिलेशनल अलजेब्रास पता होने चाहिए, इसके लिए याद होने चाहिए अच्छे से, माइंड में काफी अच्छे से पता होना चाहिए हर एक रिलेशनल अलजेब्रा का काम। तो हमने स्पाई टाइप का सिंबल पढ़ा था जिसे हम बोलते थे प्रोजेक्शन। क्या बोलते थे, इसे प्रोजेक्शन बोलते थे। तो ये क्या करता था, हमारे इसका काम क्या था, कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को सेलेक्ट करना। तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, नाम और रोल नंबर सेलेक्ट करना है। तो हमने यूज करा प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन क्या करता है, सेलेक्ट करेगा। तो मतलब सेलेक्ट की जगह हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का काम सेलेक्ट करना होता है। तो सेलेक्ट रोल नंबर एंड नेम, रोल नंबर और नेम को सेलेक्ट करना है। कहाँ से सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट वाली टेबल से सेलेक्ट करना है, लेकिन कंडीशन हमारी क्या है कि ब्रांच हमारी सीएससी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सिलेक्शन वाले टेबल का। तो सिलेक्शन वाले टेबल को हमने लिख दिया कि भाई ब्रांच जो है वो हमारी जहाँ सीएससी होगी स्टूडेंट वाले टेबल में, तो हमें रोल नंबर और नाम दे देना, हमें ये वाले कॉलम दे देना। तो प्रोजेक्शन का काम क्या है, कुछ पर्टिकुलर कॉलम निकालना, और सिलेक्शन का मतलब क्या है, एक कंडीशन के ऊपर हम किसी चीज को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया अपना रिलेशनल अलजेब्रा। तो हमने क्या करा, हमें चाहिए था रोल नंबर और नेम। तो प्रोजेक्शन का सिंबल लगाया, जो जो चीजें हमें चाहिए, प्रोजेक्शन का काम है उन स्पेसिफिक कॉलम्स को फेच आउट करना। कंडीशन क्या आती है हमारी कि ब्रांच सीएससी होनी चाहिए, तो हमने सिलेक्शन सिंबल लगाया कि हमें हमारी ब्रांच जो है वो सीएससी हो। सेलेक्ट ब्रांच इज इक्वल्स टू सीएससी, जहां पर ब्रांच सीएससी है, कौन से टेबल से, स्टूडेंट वाली टेबल से। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है अपना रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास था कि फाइंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु हैज इशूड अ बुक पब्लिश्ड बाय एबीसी पब्लिशर। तो हमें नाम बताना है उस स्टूडेंट का जिसने बुक पब्लिश करी है एबीसी पब्लिशर से। तो ठीक है, पहले हमने यहाँ पर नाम सेलेक्ट करा। तो मतलब अलग अलग नाम हमें सेलेक्ट करना है, तो हमने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एस डॉट नेम फ्रॉम स्टूडेंट एस। तो मतलब अब हमने बोल दिया कि जो स्टूडेंट टेबल है, पहले हमने स्टूडेंट टेबल को एस से रीनेम कर दिया है,
ताकि बार-बार हमें बहुत बड़ा-बड़ा ना लिखना पड़े, तो हमने स्टूडेंट टेबल को एस से रिप्लेस कर दिया। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एस नेम मतलब हमें नाम सेलेक्ट करना है, कहाँ से? स्टूडेंट के टेबल से। तो हमें बोल दिया गया कि हमें नाम सेलेक्ट करना है स्टूडेंट वाली टेबल से। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारी बुक पब्लिश्ड है वो तो दूसरे टेबल में रिकॉर्ड है, उसका इशूड वाली बुक जो है, इशू हमने यहाँ पर दे रखा है कि बुक जो इशूड है वो तो दूसरे टेबल में उसका रिकॉर्ड था। अभी हमने स्कीमा पढ़े, स्कीमा में इशू वाला जो था वो हमारा दूसरा टेबल था। तो 2 टेबल्स को एक साथ लाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? जॉइन का यूज़ करते हैं। अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, अब हमें पता है हम जॉइन का यूज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जॉइन करेंगे इश्यू को हमने बोल दिया आई, तो जॉइन इश्यू आई ऑन एस रोल नंबर इज इक्वल्स टू आई रोल नंबर। मतलब देखो हमारे पास 2 टेबल्स थी, स्टूडेंट और हमें दिया हुआ था यहाँ पर इश्यू, ठीक है। अगर हमें कुछ चीज़ सेलेक्ट करनी है तो हमारे ऊपर हम इन्हें जॉइन करेंगे तो किस बेसिस पर जॉइन करेंगे? कॉमन फैक्टर के ऊपर जॉइन करेंगे, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमें क्या दिख रहा है? भाई यहाँ पर इतनी सारी एट्रीब्यूट्स थे, हमारे पास रोल नंबर था, नाम था, फादर का नाम था, ब्रांच थी, इशू में हमारे पास रोल नंबर था, आईएसबीएन नंबर था, डेट ऑफ इशू थी, तो कॉमन फैक्टर क्या है? हमारा रोल नंबर है। तो रोल नंबर के बेसिस पर हम जॉइन करेंगे दोनों टेबल्स को, तभी तो हम फेच आउट कर पाएंगे। तो ठीक है, हमने क्या करा, हमें नाम चाहिए था, कहाँ से नाम चाहिए था? स्टूडेंट से नाम चाहिए था, हमें स्टूडेंट का नाम चाहिए, तो हमने पहले बोल दिया कि भाई नाम चाहिए स्टूडेंट टेबल से, लेकिन उसकी पब्लिश्ड बुक भी हमें बतानी है। तो हमने क्या करा, जॉइन करा इश्यू वाले टेबल को और स्टूडेंट वाले टेबल को। तो हमने कंडीशन दे दी कि जहाँ पे स्टूडेंट वाले टेबल का रोल नंबर इश्यूड वाले टेबल के रोल नंबर के इक्वल होगा, तो हम उन दोनों टेबल को जॉइन कर देंगे, ठीक है। अब हमें बुक भी बतानी है कि एबीसी पब्लिशर से पब्लिश्ड हुई होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास तीसरी जो स्कीमा था हमें वो भी चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बुक और क्या नाम है इशूड वाले टेबल को चेक करेंगे, इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा उस बेसिस पर हम जॉइन करेंगे। इन दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा आईएसबीएन नंबर था, तो हमने इन दोनों टेबल्स को जॉइन करा। अब ये टेबल्स तो हमारी सारी जॉइन हो चुकी है, मतलब अब हमारे पास टेबल में नाम भी है, पब्लिशर का नाम भी है, स्टूडेंट की डिटेल्स भी है, आईएसबीएन नंबर भी है, सब चीजें अब हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, अब वहां से अब हमारे पास नाम भी है, पब्लिशर का नाम भी है, इशूड नंबर भी है, सब चीजें अब हमारे पास है, क्योंकि हमारी तीनों टेबल ज्वाइन हो चुकी हैं। तीनों टेबल अगर हमारी ज्वाइन हो चुकी हैं तो हम यहाँ पर अपनी कंडीशन दे देंगे कि जहां पर बुक में पब्लिशर का नाम एबीसी है, वहां से हमें स्टूडेंट दे दो, मतलब उन स्टूडेंट का नाम दे दो। तो वेयर बुक को हमने बी लिख दिया था, मतलब बुक का नाम हमने बी से मेंशन करा था, तो बी डॉट पब्लिशर, जहां पर हमारी बुक पब्लिशर का नाम एबीसी है, वहां से हमें स्टूडेंट्स के नाम दे दो जिन्होंने एबीसी वाले ऑथर की बुक पब्लिश कराई हुई है या फिर इशू कराई हुई है, उन स्टूडेंट्स का हमें नाम चाहिए। ठीक है, अब इसी चीज का रिलेशनल अलजेब्रा कैसे लिखा जाएगा वो देख लेते हैं। पाए नेम, तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो चीज हमें चाहिए उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेबल को फेच आउट करना, एक पर्टिकुलर मतलब कॉलम को, सिंगल कॉलम को निकाल के लाना। तो नाम चाहिए हमें, तो हम सबसे बाहर हमने दे दिया हमें चाहिए नाम, ठीक है। कंडीशन क्या थी, अंदर हम लिखते हैं कंडीशन सिलेक्शन का यूज करके। तो अभी एसक्यूएल क्वेरी लिखनी आ गई है, तो रिलेशनल अलजेब्रा तो बहुत ही आसान काम है, ठीक है। तो अब हम यूज करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन ऑपरेशन का। हमने लिखा सिलेक्शन, पब्लिशर जो है वो हमारा एबीसी होना चाहिए, मतलब जहां पब्लिशर एबीसी है, कहाँ से, कौन कौन से टेबल से। अब अंदर हम क्या लिखते थे, टेबल का नाम लिखते थे, लेकिन अभी हमने यहाँ पर तीनों टेबल्स को ज्वाइन करा है। जब तीनों टेबल हमारी ज्वाइन हो जाएंगी, जहां पर पब्लिशर एबीसी आ रहा होगा वहां पर हमें उनका नाम चाहिए। तो तीनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस ऑपरेशंस का। अलजेब्रा का तो हमने यहाँ पर यूज करा है, मतलब इन तीनों टेबल को ज्वाइन कर दिया, तो हमने यहाँ पर ज्वाइन ऑपरेशन का यूज करा। तो यहाँ पर हमने ज्वाइन का सिंबल लगा दिया कि स्टूडेंट, इशू और बुक को हमने कर दिया ज्वाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इसका थर्ड पार्ट, कि लिस्ट टाइटल ऑफ ऑल बुक्स एंड देयर ऑथर इशूड टू द स्टूडेंट राम। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, टाइटल बताना है सारी बुक्स का, और एंड देयर ऑथर इशूड टू द स्टूडेंट राम, मतलब जो राम ने वो इशू कर रखा है हमें वो चीज बतानी है। तो उसकी एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखेंगे, क्या क्या चीज चाहिए हमें, एक तो टाइटल चाहिए और दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, ऑथर चाहिए, ठीक है। टाइटल बताना है और ऑथर बताना है, तो सेलेक्ट टाइटल एंड ऑथर। और टाइटल और ऑथर किस चीज का पार्ट है, हमारे बुक का पार्ट है, मतलब बुक वाली टेबल का पार्ट है। तो बी डॉट टाइटल, बी डॉट ऑथर, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट से चाहिए हमें, मतलब क्योंकि ये पूरी कंडीशन हमारी स्टूडेंट के ऊपर बेस्ड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
टेबल्स को करना पड़ेगा जॉइन फिर से। तो यहाँ पर हमने पहले इश्यू वाली चीज़ को जॉइन करा, इश्यू को हमने जॉइन करा, इश्यू वाली टेबल को फिर से वही यहाँ पर सेम कंडीशन लगाई और दोनों टेबल्स को, तीनों टेबल्स को हमने कर दिया जॉइन। तीनों टेबल को जॉइन करने के बाद अपनी फाइनल कंडीशन लिख दी। फाइनल कंडीशन क्या थी? जहाँ पर नाम जो है वो राम होना चाहिए। तो जहाँ भी नाम राम है, उसने जो भी ऑथर की बुक ली है और जो भी उसका टाइटल है, हमें वो चीज़ें चाहिए। तो हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए थी? हमने प्रोजेक्शन लगाया, हमें टाइटल और ऑथर चाहिए था। अपनी सिलेक्शन वाला सिंबल लगा के हमने लिख दिया नाम, जहाँ पर राम है। कहाँ, किस चीज़ के अंदर से? तीनों टेबल को जॉइन करा, उन तीनों टेबल को जॉइन करके जहाँ पर नाम राम है, वहाँ पर हमें टाइटल और ऑथर चाहिए। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो था, ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, ये सेम क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ में आपका आस्क्ड है और एक बार नहीं, 2 बार एग्ज़ामिनेशंस में आया है। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सेम क्वेश्चन। सो लिस्ट टाइटल ऑफ ऑल बुक्स इश्यूड ऑन और बिफोर दिसंबर। तो हमें बोल दिया है कि भाई हमें वो बुक्स चाहिए जो कि या तो दिसंबर में इश्यू हुई हैं या फिर 1 दिसंबर 2020 से पहले इश्यूड हुई हैं। तो पहले इसकी एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे, उसके बाद रिलेशनल अलजेब्रा को समझेंगे। तो हमें क्या बताना है? टाइटल बताना है। तो सेलेक्ट टाइटल। कहाँ से? टाइटल किसके अंदर है? इश्यूड बुक के अंदर। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है लिस्ट टाइटल ऑफ ऑल बुक इशूड। कहाँ से? जो बुक इशूड हुई हैं, तो फ्रॉम इशूड से। ठीक है। अब बुक्स जो इशू हुई हैं, बुक की इन्फॉर्मेशन तो हमारी बुक वाली टेबल में है, तो हमें यहाँ पर बुक और जो इशूड वाली टेबल है, उन दोनों को जॉइन करना पड़ेगा। उन दोनों को जॉइन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? जो कॉमन चीजें हैं, आईएसबीएन नंबर की हेल्प से हमने जॉइन करा। तो जॉइन बुक बी ऑन i.isbn इज इक्वल्स टू b.isbn, मतलब जब इन दोनों को आईएसबीएन नंबर सेम है, तो हम इन दोनों टेबल को जॉइन कर देंगे। कंडीशन क्या है? जहाँ पर हमारी जो डेट है, या तो 1 2020 होनी चाहिए या फिर उससे पहले का। तो वेयर इशूड की जो डेट है, मतलब जो डेट ऑफ इशू है, दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, मतलब इससे पहले भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है। तो हमने लगाया लेस देन इक्वल्स टू 2020 1201। ठीक है। अब इसी सेम चीज का रिलेशनल अलजेब्रा कैसे लिखा जाएगा? देखो, एसक्यूएल क्वेरी लिख ली तो कुछ नहीं करना, बस सिंबल्स लगाने। हमें टाइटल चाहिए था, तो हमने लगाया प्रोजेक्शन सिंबल, प्रोजेक्शन टाइटल। क्या चीज चाहिए थी? हमें डेट ऑफ इशू चाहिए था, तो हमने लगाया सिग्मा डेट ऑफ इशू। अपनी पूरी कंडीशन एज इट इज मेंशन कर दी है। कौन कौन से टेबल से हमें ये डिटेल्स चाहिए थी? जब हमने इशू और बुक वाली टेबल को ज्वाइन करा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो इसका पूछा गया था वो था लिस्ट ऑल बुक पब्लिश्ड बाय पब्लिशर एबीसी। तो सारी बुक्स हमें बतानी है जो पब्लिश्ड करी गई हैं बाय द पब्लिशर एबीसी। तो एसक्यूएल क्वेरी क्या है इसकी? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक। सारी चीजों को सेलेक्ट करो बुक से जहां पर पब्लिशर एबीसी है। तो उसका रिलेशनल अलजेब्रा क्या बनेगा? हमें डायरेक्ट ये वाली कंडीशन लिख देनी है और हमें अपनी जो चीजें हैं वो सारी फेच आउट हो जाएंगी। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट। फॉर द नोट्स यू कैन गो एंड चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको लिंक मिल जाएगी। Thank you and have a nice day.